Assalamu alaikum dear students. You are welcome to this class of ecology. Dear students, लास्ट टाइम एक नया चैप्टर शुरू किया था दैट इज़ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स और इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी टंड्रा इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो अगर आप इस फिगर पे गौर करेंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया है, ये रीजन जो हाईलाइटेड है, ये एक नया इकोसिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड टैगा और बोरियल फॉरेस्ट्स। टैगा इकोसिस्टम कह सकते हैं आप या बोरियल फॉरेस्ट्स कह सकते हैं इनको। और देयर आर मनी अदर नेम्स जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये जो इकोसिस्टम है, इट इज़ द नेक्स्ट इकोसिस्टम, इट इज़ जस्ट बिलो द टंड्रा इकोसिस्टम। टंड्रा इकोसिस्टम आपको पता है यहाँ पे ये जो रीजन है, चाहे आपका ये लेट मी टेक द अनदर कलर, चाहे आपका ये यहाँ पे अलास्का के ऊपर के थोड़े से रीजन है, चाहे आपका कनाडा का रीजन है, चाहे आपका ग्रीनलैंड हो, आइसलैंड हो, या यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ दी स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, यहाँ पे रशियन रीजन है, साइबेरिया वगैरह, ये ऊपर का रीजन है। ये सारा रीजन जो बेसिकली हमने देखा था 66.5 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड आर्कटिक सर्कल, है ना। मोस्ट ऑफ द टंड्रा वाज लोकेटेड अबव दिस आर्कटिक सर्कल। कहीं कहीं पे आपको टंड्रा इसके नीचे भी मिलता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ भी आता है। इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आपको यहाँ पे लाइन खींची है 66.5 उसी के ऊपर टंड्रा मिलेगा, नहीं। टंड्रा इज डिफाइंड बाय क्लाइमेट एंड वेजिटेशन एंड द टाइप ऑफ एनिमल्स दैट आर ऑकरिंग इन दैट वेजिटेशन। टंड्रा लैंड से हम डिवाइड नहीं करते, चलो लैंड है तो इसके ऊपर टंड्रा बताएंगे, नहीं। टंड्रा इज डिफाइंड बाय द क्लाइमेटिक कंडीशंस। मैंने कहा था बायोम इज डिफाइंड बाय द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड ए डोमिनेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। कभी ऐसी कंडीशन हो सकती है कहीं पे कि ये थोड़ा नीचे भी आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे आपको ये नीचे भी आएगा थोड़ा सा। इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट कि 66.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर ही इसको हमेशा लेना है, कहीं कहीं पे ये थोड़ा नीचे भी आता है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा ये सब आर्कटिक रीजन में आता है। और ये टंड्रा जो है ये हमें यहाँ पे साउदर्न रीजन में आपको पता है एंटार्क्टिका है, एंटार्क्टिका जो कंटिनेंट है उसके ऊपर भी आपको ये कहीं कहीं पे मिल रहा था। समझ आ रहा है? तो हमने इसी लिहाज से इसको कहा था आर्कटिक टंड्रा, आर्कटिक रीजन के ऊपर, आर्कटिक सर्कल के ऊपर या उसके आसपास, और यहाँ पे एंटार्क्टिक सर्कल के ऊपर नीचे हायर लैटिट्यूड्स दैन एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है ना, 66 से ज़्यादा साउथ की तरफ, तो वहाँ पे भी हमने कहा था टंड्रा लोकेटेड है। और जब हमने टंड्रा की बात की थी तो हमें पता चला था कि वो फ्रिजिड जोन में, टंड्रा इज लोकेटेड इन विच जोन, फ्रिजिड जोन। और वहाँ पे आपको पता है कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है, ना ही वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन, ना ही वहाँ पे टेम्परेचर हो, चाहे आपकी लाइट हो, आपकी प्रेसिपिटेशन हो, या आपके सॉइल कंडीशंस हो, वो कोई भी वहाँ पे उतने अच्छे नहीं है कि वहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज़ को सपोर्ट करें। इसलिए वहाँ पे स्कैंटी वेजिटेशन है, लेस डाइवर्सिटी है, लेस प्रोडक्टिविटी है, लेस स्टेबिलिटी है। तो वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं। अब जब हम 66 हाफ लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ से थोड़ा सा नीचे आते हैं, दैट मीन्स सब आर्कटिक रीजन में आते हैं, और नीचे सब एंटार्क्टिक रीजन में आते हैं। एंटार्क्टिक सर्कल के से बिलो, मतलब इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड, ग्लोब में हमें ऊपर जाना है एंटार्क्टिक सर्कल, क्योंकि यहाँ पे एंटार्क्टिक सर्कल है, इसमें हमें ऊपर की तरफ आना है, बट इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड हम डिक्रीज कर रहे हैं। यहाँ से आपका ये लैटिट्यूड है, यहाँ से हम बिलो जा रहे हैं और डिक्रीज भी हो रहा है लैटिट्यूड। तो चाहे कहने का मतलब इतना ही है कि आप इस टंड्रा इकोसिस्टम में नॉर्थ एंड साउथ में जब थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको एक और इकोसिस्टम मिलता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड टंड्रा इकोसिस्टम। और आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो लोकेशन हम इसकी अभी बताएंगे, आगे इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इकोसिस्टम है आप ये कहाँ कहाँ पे मिल रहा है आपको। यहाँ देखिए, दिस इज अलास्का, यहाँ पे ये सेंट्रल कनाडा है आपका, यहाँ पे ये सेंट्रल एंड साउदर्न रीजन्स ऑफ दो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जिसमें आपका जिन्हें हम फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी कहते हैं, या फिनो स्कैंडिनेविया, जिसमें आता है आपका फिनलैंड आता है, स्वीडन आता है, नॉर्वे आता है, और यहाँ पे सेंट्रल एंड साउदर्न रशिया। समझेंगे बात को, यहाँ से ये एक इकोसिस्टम, नया इकोसिस्टम है। अब साउदर्न रीजन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये यहाँ पे मिलता है, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे है साउदर्न चिले, एंड यहाँ पे ये न्यूजीलैंड है, इजंट इट? आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी होगी। दिस इज द न्यूजीलैंड, दिस इज साउदर्न चिली, यहाँ पे थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द रीजन जो यहाँ पे है वहाँ पे वाटर है। सो द टंड्रा इज ऑल टुगेदर, इट इज सेड दैट इट इज एब्सेंट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये कहा जाता है, सॉरी टंड्रा नहीं, ये टैगा या बोरियल फॉरेस्ट कहा जाता है कि ये ऑल टुगेदर एब्सेंट है, कहाँ? इन द साउदर्न रीजन। क्योंकि यहाँ एंटार्क्टिका में तो है आपका टंड्रा, चलो हो गया आपका टंड्रा थोड़ा सा है, लेकिन उसके नीचे आप आते हैं, आप जब यहाँ पे आते हैं, क्योंकि हम आगे बताएंगे आपको ये कहाँ तक होता है, इसका एक्सटेंट होता है, तो ये यहाँ इस रीजन में होना चाहिए था, और इस रीजन में थोड़ा सा ये कहाँ पे होता है, यहाँ पे साउदर्न चिले या चाइला कहते हैं, और यहाँ पे न्यूजीलैंड थोड़ा सा, और वहाँ पे भी ये हाईलैंड्स पे ही लोकेटेड है। कहीं कहीं पे वहाँ पे जो हाईलैंड्स होंगे, जो लो लैंड्स होंगे, मतलब जिनका अल्टीट्यूड ऊपर ऊपर होगा उन पे होंगे, जो लो अल्टीट्यूड वाले होंगे वहाँ पे नहीं होते, तो रेमिनेंट्स है वहाँ पे। इसलिए ये कहा जाता है, आप बुक्स में पढ़ोगे कि
ये टैगा या बोरियल फॉरेस्ट एक ऐसा इकोसिस्टम है जो खाली नॉर्दर्न रीजन में प्रेजेंट है। अब ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में मैंने बता दिया, लेकिन अब देखिए हमें यहाँ से प्रोसीड कैसे करना है। आप अगर देखेंगे, आपको सबको पता है, ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा। देखिए जो मैं यह आपको पढ़ाऊंगा, आपको पता है, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि ये जो बायोम्स है इसकी जो बेस रहती है, जो इसका क्रक्स रहता है, वो आपके ज्योग्राफी में रहता है, ज्योग्राफिकल कंसेप्ट में रहता है। ठीक है, तो फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एज ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि जो ग्रीक्स हैं उन्होंने ज़मीन को ब्रॉडली इसमें कुछ रीजन्स बनाए थे ऑन द बेस ऑफ लैटिट्यूड्स। ये आप सबको पता है, दिस इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड, एंड यहाँ पे सपोज दिस इज 23.5, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आप सबको पता होगी 66.5। दिस इज द आर्कटिक सर्कल, यहाँ से साउदर्न रीजन में 23.5, दिस इज योर एंटार्क्टिक सर्कल, एंड दिस इज 66.5 डिग्री, हाफ डिग्री, ये आप सबको पता है, दिस इज द एंटार्क्टिक सर्कल। अब यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल रीजन, दिस इज द ट्रॉपिकल रीजन, इजंट इट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक, और यहाँ से नीचे इसी रीजन में अगर आप देखेंगे, दैट्स द टेम्परेट रीजन। ये रहा आपका टेम्परेट रीजन, ये रहा टेम्परेट रीजन, और इसके ऊपर आपका कौन सा है, फ्रिजिड जोन या फ्रिजिड रीजन है, दिस ऑल ऑफ यू नो। और आपको पता है कि टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन वेरिएशन कैसे होती है जब हम पोल से, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं। अब जब हम यहाँ पे देखते हैं, हमने ऑलरेडी जो टंड्रा डिस्कस किया है वो आपका फ्रिजिड जोन में आता है। किस जोन में आता है? फ्रिजिड जोन में आता है। तो फ्रिजिड जोन में हमारा एक ही इकोसिस्टम मिलता है, दैट इज दिस टंड्रा। सो फ्रिजिड जोन में आपका कौन सा इकोसिस्टम मिलता है? टंड्रा। बट व्हेन यू कम इन द टेम्परेट जोन एंड व्हेन यू कम इन द ट्रॉपिकल जोन, देयर आर डाइवर्स टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स। यहां फ्रिजिड जोन में वो कंडीशन नहीं है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जो कि मोर कॉम्प्लेक्स होंगे वो सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि आपको पता है वहां पे हार्श कंडीशंस है, वहां पे बहुत ही कम है ग्रोइंग सीजन है, वहां पे लॉन्ग विंटर्स, बहुत ही लॉन्ग विंटर्स एंड सीवियर विंटर्स है, और समर्स में भी उस तरह से सनलाइट अवेलेबल नहीं है, टेम्परेचर भी अच्छा नहीं है, प्रेसिपिटेशन भी अच्छी नहीं है, कन्वेक्शन रेनफॉल है ही नहीं, वहां पे रेनफॉल होता ही नहीं है, लिक्विड वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही नामुमकिन है वहां पे, क्योंकि वहां पे सॉइल्स में इन द फॉर्म ऑफ स्नो वहां पे प्रेसिपिटेशन होती है, तो वहां पे सॉइल की कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं है, तो वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर नॉट सपोर्टेड। वहां पे स्कैंटी वेजिटेशन होती है, स्कैंटी लेस कॉम्प्लेक्स वेजिटेशन, लेस स्टेबल वेजिटेशन, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द टंड्रा। तो वहां पे डाइवर्स टाइप ऑफ इकोसिस्टम आप नहीं पाएंगे। अब थोड़ा सा नीचे जब आप आते हैं, टेम्परेट रीजन में आते हैं। किस रीजन में आते हैं? टेम्परेट रीजन में आते हैं। रिमेंबर दिस क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय ग्रीक्स, ये जो डिवीजन किया है। आप जब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स, उसमें बहुत सारे क्लाइमेट्स आते हैं, ये एक छोटा सा है उसमें नमूना है, तो लेकिन आगे देखते हैं, अगर मुझे लगा कि मैं भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा। फ्रिजिड जोन जो है, हाँ, अब टेम्परेट रीजन में आप देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कंडीशंस आर मच मोर बेटर, एंड यहाँ पे आपको फॉरेस्ट्स भी मिलेंगे, और ये वो फॉरेस्ट्स होंगे जो कि डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि टेम्परेट रीजन का भी एक्सटेंट कम नहीं है। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, 22 से लेके 60, 23 हाफ से लेके 66 हाफ तक है। ये बहुत ही लॉन्ग एक्सटेंट है। इस पे ग्लोब पे इतना दिखा रहे हैं, लेकिन ये बहुत होता है, और इतने में आपके टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेसिपिटेशन, लाइट्स जो होते हैं, उनकी वो जो क्लाइमेटिक वेरिएबल्स जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रेंज दिखा सकते हैं। और इसलिए आप इसमें जब देखोगे, फॉरेस्ट्स में भी काफ़ी सारे टाइप्स मिलेंगे आपको, समझेंगे बात। और टेम्परेट रीजन में आपको ग्रासलैंड्स भी मिलेंगे, और टेम्परेट रीजन में आपको डेजर्ट्स में मिलेंगे, डेजर्ट इकोसिस्टम्स में मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है। इसी तरह से नेक्स्ट जब आप आएंगे ट्रॉपिकल रीजन में, किस रीजन में आएंगे? ट्रॉपिकल रीजन में। यहां पे भी सेम कंडीशंस। यहां पे तो नेले पे दहला, इससे अच्छी कंडीशंस है आप, और इससे अच्छी कंडीशंस अगर है तो इसमें भी फॉरेस्ट तो होंगे ही होंगे, समझ आ रहा है? इसमें ग्रासलैंड्स तो होंगे ही होंगे, इसमें आपके डेजर्ट्स तो होंगे ही होंगे, और यहां पे भी फॉरेस्ट में बहुत सारे टाइप्स होंगे। ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं, दे कैन शो लॉट नंबर ऑफ वेरिएशंस, मैं आगे बताऊंगा आपको। अब देखिए हमारा जो तरीका यहां से होगा, आई वांट यू टू, ये जो बायोम्स वाला टॉपिक है, ये रिगार्ड किया जाता है, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक, बट डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट्स इसके हैं वो ज्योग्राफी में लाई करते हैं, इसीलिए डिफिकल्ट लगता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं उनका उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट्स जो ज्योग्राफी के वो इसमें लगेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा टारगेट कैसे रहेगा, हम पहले फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स को पढ़ेंगे, चाहे आपके टेम्परेट फॉरेस्ट्स हैं या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स हैं। फॉरेस्ट्स चाहे आपके टेम्परेट रीजन में है या ट्रॉपिकल रीजन में है, ये हम पहले पढ़ेंगे। फिर हम ग्रासलैंड्स को लेंगे, ग्रासलैंड्स चाहे ट्रॉपिकल रीजन के हो या टेम्परेट रीजन के हो, और फिर हम डेजर्ट्स में आएंगे। समझ आ रहा है? ऐसे आप याद रखेंगे। अब हम सबसे पहले यहाँ पे शुरू करेंगे अल्लाह का नाम लेके। लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स। फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स, आप देखिए मेरे दोस्तों, अच्छे से गौर से इंटरेस्ट के साथ आप देखिए कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट क्या है। वैसे तो इस तरह से कुछ खास कोई खास डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फॉरेस्ट जो है हम किसे फॉरेस्ट कहते हैं? देखिए, अगर कोई एक बड़ा रीजन है, एक बहुत ही बड़ा रीजन है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट स्पीशीज ऑफ
प्लांट्स हैं, डिफरेंट स्पीशीज हैं, ये एक किस्म के नहीं है, काफ़ी सारे स्पीशीज हैं, ठीक है। और प्लांट्स डिफरेंट स्पीशीज जो है, इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है दैट इज ट्रीज। सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है, सबसे डोमिनेंट इसमें कौन से प्लांट्स हैं, दो ज़्यादा ट्रीज, बिग ट्रीज। और ये ट्रीज ऐसे लोकेटेड हैं, ऐसे ग्रो कर रहे हैं कि इनमें ज़्यादा स्पेस आपस में नहीं है, दे आर क्लोज टुगेदर, समझेंगे। इस रीजन को हम फिर फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट एक ऐसा बड़ा रीजन है जिसमें काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स होते हैं, और उनमें हर्ब्स भी होंगे, श्रब्स भी होंगे, आपके बड़े बड़े ट्रीज भी होंगे, और यहाँ पे ट्रीज डोमिनेट करते हैं, ट्रीज बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो ट्रीज बहुत ज़्यादा होते हैं वो ऐसे प्लेस्ड होते हैं कि वो क्लोजली प्लेस्ड होते हैं और क्लोजली टुगेदर ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे ये जनरल में आप फॉरेस्ट कह सकते हैं। अब आसपास आप देखते हैं, हम एक बगीचा देखते हैं, वहां पे हमारे सेब के दरख्त होते हैं या और भी कई सारे बगीचे होते हैं, कैन बी रिगार्ड देम एज अ फॉरेस्ट, कैन बी से दोज आर द फॉरेस्ट। क्या एक्सटेंट होना चाहिए, कितना कितना लार्ज एरिया होना चाहिए। देखिए, आपको इस पे कंफ्यूजन नहीं करना है, एक पॉइंट पे आपको बता देता हूँ, आपके करंट अफेयर्स के रिलेटेड है, वो इंशाल्लाह देखेंगे। जो कि आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, उसके तहत एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपका देहरादून, उत्तराखंड में है। ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये बाय एनुअली मतलब 2-2 साल के बाद एक रिपोर्ट निकालते हैं, उस रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं, दैट रिपोर्ट इज कॉल्ड, जिस रिपोर्ट में ये इस चीज़ के बारे में बताते हैं, फॉरेस्ट के बारे में बताते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। फॉरेस्ट कवर, कि हम किसको फॉरेस्ट कहते हैं, इसमें आता है ट्री कवर और आता है फॉरेस्ट कवर, COVER, फॉरेस्ट कवर। इसमें ये फॉरेस्ट किसको डिफाइन करते हैं, ये इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा रीजन जिसका एरिया ग्रेटर देन 1 हेक्टेयर होना चाहिए। पहला आ गया ना एरिया का, यहां से इंडिया में ग्रेटर देन 1 हेक्टेयर, ग्रेटर देन 1 हेक्टेयर एरिया, एंड जिसमें आपकी जो कैनोपी डेंसिटी होती है, कैनोपी डेंसिटी जो होगी दैट इज ग्रेटर देन 10%, एटलीस्ट 10%, ग्रेटर और इक्वल टू 10%, कम से कम वो 10% होनी चाहिए। समझेंगे कैनोपी डेंसिटी क्या है। अगर यहां पे एक ट्री है, ये है एक ट्री, ये है दूसरा ट्री, ये है तीसरा ट्री, ये है, इसी तरह से ट्री है काफी सारे। आप देखिए ये ट्री जो है, इसने अपना ये ऊपर वाला हिस्सा जो इसने ये कवरेज की है, ये इतना है, ठीक है, इसने जो अपने पत्ते वत्ते फैलाए हैं, तो इसके अंडर जो एरिया आता है, इसकी कवरेज के अंडर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कैनोपी। इसकी कैनोपी, इसका फैलाव जो है, उसको हम, इस कैनोपी की डेंसिटी को अगर हम देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू दिस होल एरिया, उसको हम कहते हैं कैनोपी डेंसिटी। समझ आ रहा है। हम यहाँ पे ये ट्री है, ट्री में आपका सिस्टम इतना ही है, लेकिन कैनोपी उसकी ऐसे फैली है, तो आप ये सारा लेंगे इस कैनोपी डेंसिटी में। अगर ये टोटल एरिया में कैनोपी की डेंसिटी, मतलब टोटल एरिया अगर 100 है, 100 फॉर एग्जांपल 100 कुछ भी ले लें आप, उसमें आपको कैनोपी जब आप सारी देखते हैं तो 10 इस एरिया का अगर कवर हो रहा है, तो आप बता सकते हैं कि ये फॉरेस्ट है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट कवर ये किसको कहते हैं। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2019 ये आप करंट अफेयर्स में देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। काफी सारे आज मैं बताऊंगा आगे क्या क्या फॉरेस्ट के रिलेटेड क्या क्या करंट अफेयर आप साथ साथ में देखेंगे। अच्छा, ये हो गया आपका फॉरेस्ट क्या होता है, लेकिन अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स क्या होते हैं इस टेम्परेट रीजन में, ठीक है। हम सबसे पहले टेम्परेट रीजन के फॉरेस्ट्स देखेंगे, टेम्परेट फॉरेस्ट्स, ठीक है। और टेम्परेट फॉरेस्ट्स में अगर आप देखेंगे, इसमें मैं यहाँ पे डिवीजन करता हूँ फॉर यूर आपको इजीली समझाने के लिए। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो कि नॉर्दर्न मोस्ट में रीजन में होते हैं, साउदर्न रीजन में वो एरिया है ही नहीं, जो मैंने अभी कहा था आपको कि वहाँ पे थोड़ा सा न्यूजीलैंड की लैंड बचती है, और यहाँ पे साउदर्न चिले जो है वहाँ की लैंड बचती है उन लैटिट्यूड्स पे। तो नॉर्दर्न रीजन में जो नॉर्दर्न मोस्ट इसमें फॉरेस्ट्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, 2000 कॉल्ड टैगा, या जिन्हें हम कहते हैं बोरियल फॉरेस्ट्स, और यहां पे मैं नेक्स्ट बता देता हूं मेन टेम्परेट फॉरेस्ट्स, बाकी जितने भी टेम्परेट फॉरेस्ट्स हैं, ठीक है। ये हम मेन टेम्परेट फॉरेस्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इस टैगा को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो टैगा है, टैगा आपको नेम जो इसको पड़ा है टैगा, ये क्यों पड़ा है, इसमें आप समझेंगे ये एक रशियन वर्ड है, और रशिया में इस वर्ड को क्या कहते हैं, इट मीन्स प्योर, या इसको हम कहते हैं अनटच्ड। ये टैगा फॉरेस्ट हम इसलिए टैगा कहते हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जो इन्हें हम टैगा फॉरेस्ट भी कहते हैं, बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं, इनको हम कॉनिफरस फॉरेस्ट भी कहते हैं, समझेंगे। इनको हम स्नो फॉरेस्ट भी कहते हैं, स्नो फॉरेस्ट इनको रशिया में ही कहते हैं, ठीक है। तो ये काफी सारे नाम है इसका। टैगा जो है ये इसलिए इनको दिया है, रशियन वर्ड टैगा रेफर्स टू प्योर और अनटच्ड, क्योंकि ये जो कॉनिफरस फॉरेस्ट्स हैं आप आगे पढ़ेंगे, दे गिव अ सॉफ्टवुड, जिससे पेपर इंडस्ट्री के लिए जो पल्प प्रोवाइड करता है। तो ये फॉरेस्ट्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, रशिया, कनाडा वगैरह, स्वीडन वगैरह, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और इसको अभी उतना एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है,
समझेंगे बात को, इसको अभी इतना एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है। सो दैट इज व्हेन दिस इज रेफर टू दैट इट इज प्योर एंड स्टिल अनटच्ड। ठीक है, ये प्योर है, अनटच्ड, अभी इसमें ह्यूमन इन्फ्लुएंस उतना नहीं हुआ है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड टाइगा। बोरियल फॉरेस्ट इसे क्यों कहते हैं, अगर ये आपको याद रखना हो, देखिए वहां पे जो नॉर्थ विंड्स वहां पे कुछ होती हैं, आपने पढ़ा होगा ब्लिजर्ड्स, लोकल विंड्स भी आपने पढ़े होंगे ना, आपने काफी सारे विंड्स पढ़े होंगे। तो वहां पे जो विंड्स होते हैं नॉर्थ विंड्स, आप बोरियास वर्ड से निकला है, बोरियास वर्ड, जिसका मतलब है क्या, ग्रीक गॉड ऑफ नॉर्थ विंड्स, ग्रीक गॉड ऑफ नॉर्थ विंड्स। इस बोरियास से इसका वर्ड बोरियल फॉरेस्ट्स लिखा गया। कॉनिफरस फॉरेस्ट्स हम इसे क्यों कहते हैं, ये जो कॉनिफरस फॉरेस्ट, मोस्ट ऑफ द बुक्स एंड मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो कि नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड से, चाहे यूपीएससी में ही पढ़ाते हो लेकिन नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो, वो इस चीज़ को गलत कहते हैं। ठीक है, वो प्योर बायोलॉजी के जो स्टूडेंट होंगे वो इसको सही कहते हैं, वो जो वो सारे कहते हैं कि यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वहाँ पे उनमें नीडल शेप्ड लीव्स हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं नीडल शेप्ड लीव्स हैं इसलिए इनको कॉनिफरस फॉरेस्ट कहते हैं। कुछ कहते हैं जो ट्रीज हैं उनकी अपीयरेंस कोन लाइक है तो इसलिए हम उसको कॉनिफरस फॉरेस्ट कहते हैं। नहीं बेटा, ये है, ये चीज़ें हैं इनमें, लेकिन इस बेस पे इसको कॉनिफरस फॉरेस्ट नहीं कहते हैं। बेसिकली आप जब, आपने यहाँ पे भी देखा होगा पाइन ट्री जो होते हैं, इनमें जो स्ट्रक्चर्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक कोन में अरेंज्ड होते हैं। ऐसे आप उसको क्वेश्चन पेपर बनाता था यार्ड फीडिंग, क्या सुन, अगर पाइन को आप देखेंगे उसमें ऐसे होते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स, इस पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इस पे होते हैं। एक ऑर्गन ऐसा बनता है जिस पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बियर होते हैं। ठीक है, इस ऑर्गन को हम क्या, इसको हम कहते हैं एक्चुअली स्ट्रोबुलस, और ये कोन शेप्ड स्ट्रोबुलस जो होते हैं, कोन शेप्ड स्ट्रोबुलस इनमें होते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं कॉनिफरस। दीज आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ये इस पे छोटे छोटे ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड होते हैं और ये रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। एंड दिस इज व्हाई दे आर कॉल्ड कॉनिफरस, कोन बियरिंग, दीज आर कॉल्ड कोन्स, कोन शेप्ड स्ट्रोबुलस, कोन बियरिंग, कॉनिफरस, कोन बियरिंग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। सो ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे ये भी आपको याद यहीं से रहा होगा कि इसमें जो लीव्स होते हैं वो नीडल शेप्ड होते हैं और इनकी शेप जो होती है वो क्या होती है, इनकी शेप जो होती है प्लांट की वो ऐसी होती है, थोड़ा सा ट्रेंगुलर शेप होती है। किस लिए, ताकि आपको ये आगे मैं पढ़ाऊंगा कि यहाँ पे जो स्नो होता है, स्नो को इजीली नीचे फॉल होना चाहिए, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में, अभी टेंशन मत ले लीजिए। अभी आप यहाँ पे ये समझेंगे, हम सबसे पहले आपको लोकेशन तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, लोकेशन आपको मैंने लास्ट स्लाइड में बता दिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं लोकेशन के बारे में कुछ और पॉइंट्स बता देता हूँ। तो अगर आप गौर करेंगे, लोकेशन जो मैंने वहाँ पे आपको बताया था, ये ऊपर आपका टंड्रा है, सपोज दिस इज टंड्रा, टंड्रा, ठीक है, आपका यहाँ टंड्रा में बहुत ही सिकेंटी वेजिटेशन है, आप सबको पता है, बट टंड्रा के नीचे मैंने आपको बताया था कि कहीं कहीं पे थोड़े थोड़े से ट्रीज आपको मिलते हैं, थोड़े थोड़े से ट्रीज आपको मिलते हैं, और मैंने वो आपको एक लेक्चर में कहा था, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ट्री लाइन, दैट इज कॉल्ड ट्री लाइन, जिसमें डेंसली पैक्ड ट्रीज नहीं है। लेकिन इसके नीचे आपके यही फॉरेस्ट्स हैं जिनको हम कहते हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट्स, बोरियल फॉरेस्ट्स या टैगा, जिसमें आपकी बहुत ही डेंसली पैक्ड ट्रीज है। दिस इज कॉल्ड ट्री लाइन एंड दिस इज कॉल्ड टिम्बर लाइन। अगर आप याद करेंगे जो मैंने आपको कहा था, टिम्बर लाइन, टिम्बर लाइन भी कहते हैं, या इन्हीं को हम कहते हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट्स, या इन्हीं को आप टैगा कहते हो, या इन्हीं को आप बोरियल फॉरेस्ट्स कहते हो। याद करिए जो मैंने आपको बताया था। तो आप कह सकते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है, इट इज जस्ट बिलो द ट्री लाइन, जस्ट बिलो द ट्री लाइन, एंड इट ऑकर्स बिटवीन टंड्रा इकोसिस्टम। और यहां पे आप जब आएंगे, निचले साइड में इसके आएंगे, यहां पे आपको मिलेंगे आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स। क्या मिलेंगे, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। सो आई कैन से, और वी कैन से दैट this timberline or coniferous forests, or we can say taiga or boreal forests, are located between tundra towards its northern side and between tundra and between temperate grasslands towards the southern side, but it is located just below the tree line. ठीक है, ये आपको समझा गया इसकी लोकेशन। और अगर आप लैटिट्यूडल एक्सटेंट इसका याद रखना चाहते हैं, it is from 50 डिग्री नॉर्थ to 70 डिग्री नॉर्थ। टेम्परेट ग्रासलैंड्स को क्या कहते हैं, आप आगे पढ़ेंगे, स्टीप्स कहते हैं, जो यहां पे आपको मिलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। अब मैं आपको क्लाइमेट के बारे में बता देता कि काफ़ी सारी स्टीपी क्लाइमेट क्या होता है, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे जितना मैं बता रहा हूँ आप याद रखिएगा, 50 to 70 डिग्री नॉर्थ। अब मैंने आपको ऑलरेडी कहा, याद रखिएगा, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये किसी किताब में आप देखोगे 55 to 65, किसी जगह देखोगे 50 to 60, किसी जगह देखो 50 to 70। तो ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बेसिकली क्या है कि अगर ये टंड्रा है, मैंने आपको कहा कि एक लैटिट्यूड पे ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यहाँ तक टंड्रा है, इसके नीचे टंड्रा को आने नहीं देना है। ये है फॉर एग्जांपल 66.5 डिग्री। मैंने आपको कहा कि लैंड से हम बायोम्स को डिवाइड नहीं करते हैं,
वी डिवाइड लैंड ऑन द बेस ऑफ बायोम्स, कि ये बायोम जो है टंड्रा कहीं पे अगर अगर ये जमीन ऐसे होती कि बिल्कुल ही फ्लैट होती है और सन की रेज या बाकी सॉइल कंडीशन हर जगह एक ही होती है एक लैटिट्यूड पे, तो हम कह सकते थे नहीं टंड्रा भाई तुम ऊपर ही बैठो, तुम्हारे लिए सारी कंडीशन ऊपर ही है। कहीं ऐसा होता है इसमें, क्योंकि ड्यू टू द अनइवननेस ऑफ द लैंड एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्लाइमेटिक पैटर्न्स ऑन अ पर्टिकुलर लैटिट्यूड, ऑन अ पर्टिकुलर लैटिट्यूड, एक ही लैटिट्यूड पे, तो कभी क्या होता है कि टंड्रा जो है अगर अगर यहां अगर ज्यादा कोल्ड यहां पे होता है तो टंड्रा थोड़ा नीचे आएगा। समझेंगे बात को, अगर इस पोजीशन पे इस लैटिट्यूड पे थोड़ा सा ज्यादा कोल्ड है तो आपको पता है टंड्रा टंड्रा में इसमें अगर थोड़ा ज्यादा ही कोल्ड है, ज्यादा ही कंडीशंस खराब है, तो आपका टंड्रा थोड़ा नीचे आएगा। थोड़ा इंप्रूव कंडीशन तो आपका जो टैग है वो ऊपर जाएगा, यहां टंड्रा रहेगा। सो इट इज नॉट 100% की एक ही लाइन पे इसे खींचेंगे ये जरूरी नहीं है, बिकॉज द अर्थ इज नॉट हैविंग ऑल द कंडीशंस सिमिलर कंडीशंस ऑन द सेम लैटिट्यूड, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, मैंने आपको ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, कि आपको वहां पे क्वेश्चन आएगा बताइए लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम कौन सा है। लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम दैट इज दिस टैगा। ऑल्सो वहां पे क्वेश्चन बता सकते हैं लार्जेस्ट ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट किसका है, ईस्ट टू वेस्ट लार्जेस्ट किसका है, एक्सटेंट किसका है, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट इज दिस टैगा बायोम। एंड ऑल्सो कंटिन्यूअस मोस्ट कंटिन्यूअस बायोम कौन सा है, कंटिन्यूअस बेल्ट किसका है, बेल्ट की तरह कौन सा बायोम है। मोस्ट कंटिन्यूअस आपका टंड्रा है, लेकिन कंटिन्यूअस बेल्ट ये भी एक बना देता है, दिस इज आल्सो फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस बेल्ट ऑफ बायोम। और यहां पे साउदर्न रीजन में आपको ये क्यों नहीं मिलता है, अगर कोई क्वेश्चन आता है साउथ में, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में ये क्यों नहीं मिल रहा है, व्हाई इट इज नॉट फाउंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, एब्सेंट क्यों है इन द साउथ। आप सबको पता है कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि नैरोनेस ऑफ लैंड, कि लैंड आपके साउदर्न रीजन में है ही नहीं उतनी, आपका थोड़ा सा बचता है, कहां पे थोड़ा सा बचेगा आपका, न्यूजीलैंड में साउदर्न न्यूजीलैंड में आपका बचता है थोड़ा सा, या आपका यहाँ पे चिले जो होता है वहाँ के साउदर्न चिले में थोड़ा सा बचता है, तो वहाँ पे जो हाईलैंड्स होंगे, जो नीचे लैंड ही थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन जो होंगे वहाँ पे थोड़ा सा ये मिल सकता है, रेमिनेंट्स में उतना भी अच्छी तरीके से नहीं मिल सकता है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये जो आगे हम पढ़ेंगे कि ये टैगा होता है, इसमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, दैट इज साइबेरियन क्लाइमेट, और उसके लिए कॉन्टिनेंटल इफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, कि ये मिड कॉन्टिनेंटल रीजन में होना चाहिए, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, छोड़िए अभी नहीं। अभी आप यहां पे इतना अगर क्लियर हो गया कि साउदर्न हेमिस्फीयर में आपको बहुत ज्यादा कौन सा इन्फ्लुएंस मिलता है, मैरीटाइम मींस कि वहां पे ओशन ज्यादा है, और ओशंस जो होते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में, ओशंस का काम होता है मॉडरेशन। ये जहां पे भी कॉन्टिनेंटल लैंड मास होगा उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो सकता है, और बहुत हाई तक हो जा सकता है, और बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो सकता है। ये एक चीज आप याद रखेंगे लैंड में। लेकिन जो वाटर होता है, जहां पे पानी ज्यादा होता है, वहां पे मैरीटाइम इन्फ्लुएंस होता है, कॉन्टिनेंटल नहीं, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। उसमें क्या होता है कि वहां पे मॉडरेशन होती है, एक न ज्यादा टेम्परेचर जाएगा, न ज्यादा इंक्रीज होगा, न ज्यादा डिक्रीज होगा, दरमियानी टाइप का टेम्परेचर वहां पे रहेगा। तो ये जो टंड्रा है, टंड्रा में आपको किस टाइप का टेम्परेचर मिलता है मैं आगे बताऊंगा क्लाइमेट में। टंड्रा में जो है वहां पे आपके एक्सट्रीम्स मिलते हैं, वहां पे बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर मिल सकता है, बहुत ही कम टेम्परेचर मिलता है, दैट इज व्हाट इज साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। और उसमें कॉन्टिनेंटल इफेक्ट होना बहुत जरूरी है, उसमें लॉन्ग एंड ब्रॉड कॉन्टिनेंटल लैंड मास होना जरूरी है। और मैंने आपको जब पहले फिगर में दिखाया था, यहां पे आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना लैंड मास है, ये लॉन्ग लैंड मास। और यहाँ पे आपके रीजन जो है, यहाँ पे आपके जो रीजन्स हैं ये बिल्कुल ही कॉन्टिनेंटल रीजन्स बनते हैं, जहाँ पे कॉन्टिनेंटल इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। और यहाँ पे इसीलिए क्या होता है कि रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन इज मोर, बहुत ज्यादा ऊपर भी टेम्परेचर जा सकता है, बहुत ही ज्यादा डिक्रीज भी हो सकता है। समझ आ रहा है, समर्स में इंक्रीज हो सकता है, विंटर्स में डिक्रीज हो सकता है। और यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा रीजन है, छोटा सा, इसमें कहीं है मिड कॉन्टिनेंटल रीजन, ये तो सारा मैरीटाइम आ रहा है, यहाँ पे भी ओशन, यहाँ पे भी ओशन, यहाँ पे भी ओशन, हर जगह पे ओशन ही ओशन है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में भी आपको थोड़ा सा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है ना, दिस इज ऑस्ट्रेलिया रीजन में भी थोड़ा सा आपको कहीं कहीं पे ये मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीजें अगर आपको समझ आ गई नाउ, हाँ, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि साउदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लाइमेटिक कंडीशंस पॉसिबल है ही नहीं जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एक तो चलो लैंड मास कम है, दूसरा आपका ये है कि वहां पे कंडीशन, लैंड मास कम होने की वजह से वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन वैसी बनती नहीं है जो कि टंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, सॉरी दिस टैगा टाइप ऑफ वेजिटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि कॉनिफरस फॉरेस्ट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। और आपको मैंने ऑलरेडी कहा, ये किन कंट्रीज में, लोकेशन में ही आपको पता होना चाहिए। कंट्रीज अगर आपसे पूछेंगे, आपका आता है इसमें सेंट्रल कनाडा आता है, आपका अलास्का का रीजन आता है,
जो यूएसए का ऊपर का वाला रीजन है, ठीक है ना। और आपका स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जिन्हें हम कहते हैं फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, उनका साउदर्न रीजन, उसमें आता है नॉर्वे, आपका आता है फिनलैंड, आपके आता है स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्वीडन, ठीक है। और इसी तरह से आपका जो आता है सेंट्रल एंड साउथ रशिया, ये आता है इसमें। ओ माय गॉड, टाइम। ठीक है, ये चीजें आप याद रखें। दिस इज नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्वीडन, इसके साउदर्न रीजन आपके आते हैं। अब अगर ये आपको समझ आ गया इसमें कहाँ कहाँ इसकी लोकेशन है, तो थोड़ा सा आपको और एक पॉइंट याद रखना है, दैट इज कि आपका ये जरूरी नहीं है कि ये सब आर्कटिक रीजन में ही हो या सब अंटार्कटिक रीजन में ही हो। हमारे जिस तरह से हमने देखा था, टंड्रा का एक किस्म ये भी होता था जिससे हम कहते थे अल्पाइन टंड्रा, जो कि हाई एल्टीट्यूड्स में मिलता था, इवन इन द ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन्स, ठीक है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ होते थे, माउंटेन्स होते थे, उनके ऊपर हमें टंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलती थी, टंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। एंड सिमिलर इज द केस विद दिस। अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, हमारे हिमालय टेम्परेट रीजन में, आप यहां पे आएंगे, ऊपर आपको स्नो, फिर नीचे थोड़ा सा आएंगे टंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, और यहां पे आएंगे, आपकी यहां पे आएगी टिम्बर लाइन, जिसे हम कहेंगे कॉनिफरस फॉरेस्ट्स। जैसे आप कश्मीर में हम रहते हैं, तो आप नहीं देखते हमारे यहाँ पाइन ट्रीज होते हैं, वेयर इज टिम्बर लाइन। फिर हम तो टेम्परेट रीजन में थे, यहाँ पे तो बोरियल फॉरेस्ट नहीं होने चाहिए थे, नहीं, हम भी ऐसे अल्टीट्यूड पे रहते हैं जहां पे ऐसी कंडीशंस बनती हैं, जो कि यहाँ पे कॉनिफरस फॉरेस्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि एल्टीट्यूडनल भी इनका एल्टीट्यूडनल प्लेसमेंट भी हो सकती है, इसमें इनकी एल्टीट्यूड में भी प्लेसमेंट हो सकती है। समझ आ रहा ना। तो ये थी इसकी लोकेशन। अगर हम इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, हम नेक्स्ट जो देखते हैं दैट इज क्लाइमेट एंड सॉइल्स। क्लाइमेट की जिक्र करेंगे एंड सॉइल्स की जिक्र करेंगे। अब आप खुद ही बताइए, इसमें जो क्लाइमेट है दैट इज समटाइम्स कॉल्ड, जिसे हम कहते हैं, याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं टैगा क्लाइमेट भी इसे कहते हैं। इसे कभी कभी बोरियल क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। इसको हम, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ज्योग्राफी के लिए, साइबेरियन क्लाइमेट कहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है मेन, साइबेरियन क्लाइमेट कहते हैं, या इसको कूल टेम्परेट क्लाइमेट भी कहते हैं, या इवन इसे कहते हैं कोल्ड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। ये जनरल में इसके नाम दिए जाते हैं, इस यहां पे जो क्लाइमेट पाया जाता है। और ये आपको पता होना चाहिए ये किस रीजन में लोकेटेड है। एक खास पॉइंट में यहां पे और एक बता देता हूं, इन विद रेस्पेक्ट टू क्लाइमेटिक रीजन्स अगर हम देखेंगे ब्रॉडली, उसे हम कहते हैं कूल टेम्परेट जोन में लोकेटेड होता है, ठीक है। अगर आप ऐसे याद रखना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी में इंशाल्लाह पढ़ाएंगे ये सारा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा नहीं। अब देखिए अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास दिस इज आवर अर्थ, ठीक है। आपको हमने कहा कि ट्रॉपिकल टेम्परेट, वो तो ग्रीक्स ने दिया था, वो तो उनको सबसे आसान लगा था। लेकिन आपके यूपीएससी के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट है, काफी सारी क्लासिफिकेशन है, एक में ऐसे क्लासिफाई किया जाता है, दिस इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर, और हम 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ एक लैटिट्यूड खींचते हैं, दिस इज 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, और यहां पे इसी रीजन को कहा जाता है दिस इज द इक्वेटोरियल रीजन। दिस रीजन हैज इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड दिस इज द इक्वेटोरियल जोन। ये जो जोन है 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, इसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल जोन। क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल जोन। और यहां से 10 से लेके जब आप 30 डिग्री जाते हो, 30 डिग्री नॉर्थ जाते हो और 30 डिग्री साउथ जाते हो, 30 डिग्री साउथ जाते हो, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, यहां पे इस रीजन को हम क्या कहते हैं, 10 से लेके 30 तक अगर आप जाते हो, दिस इज कॉल्ड हॉट जोन। याद रखना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हॉट जोन। और 30 डिग्री से 45 डिग्री तक, 30 डिग्री से लेके यहां सपोज दिस इज 45 डिग्री तक, 30 से लेके जब आप 45 डिग्री नॉर्थ साउथ जाते हो, तो आपको कौन सा रीजन आता है? वहां आता है वार्म टेम्परेट जोन, ठीक है। इन वर्ल्ड क्लाइमेट आपको ये पढ़ना है। देखो, आपको मैं एक सजेशन देता हूं, आप एक काम कीजिएगा, मे बी आपने पढ़ी होगी, गोचिंग लियांग एक बुक आती है ज्योग्राफी की, वहां पे जो बायोमस, वहां पे उन्होंने बायोमस नहीं दिया होगा, वहां पे उन्होंने दिया होगा, आई गेस बहुत पहले पढ़ी है मैंने वो, उसमें वहां पे उन्होंने दिया होगा क्लाइमेट्स, वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वो आप पढ़ेंगे तो आपको बायोमस में भी अगर कोई कंफ्यूजन रहेगा वो सारा क्लियर हो जाएगा, टेंशन के बगैर। वो भी आप कोचिंग लियांग को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वार्म टेम्परेचर जोन, और 45 से लेके 66.5 तक, यहां मैं दिखा देता हूं,
45 से, ये नॉर्थ एंड साउथ में चलता है, ठीक है, यहीं से मैं दिखाता हूँ, 66 एंड हाफ, हाफ, ठीक है। ये जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड कूल टेम्परेट जोन, दिस इज कॉल्ड, अब देखिए आपका कंसेप्ट आ गया, कूल टेम्परेट जोन। ये वो टेम्परेट जोन है, ये वो क्लाइमेटिक जोन है जिसमें हमारा क्या लोकेटेड है, जिसमें हमारा टैगा लोकेटेड है। सो आवर टैगा इज लोकेटेड बिटवीन दिस 45 एंड 66 हाफ डिग्री। अगरचे मैंने थोड़ा ऊपर नीचे वहां पे बोला था कि जिसमें मैंने आपको कहा था कि लैटिट्यूडल एक्सटेंट 70 तक बताया, तो ये ऊपर नीचे होता है, ठीक है, इसमें टेंशन नहीं लेना कि एग्जैक्ट वहां पे ये बताया था, यहाँ पे ये, और इसके आगे 66 एंड हाफ से जब आप आगे जाओगे तो दैट इज कॉल्ड कोल्ड जोन एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फ्रिज जोन। समझ आ रहा है, इक्वेटोरियल जोन, फ्रिज, ये आपको समझ आ गया। अब यहां पे देखिए, मैंने आपको कहा कि इसमें ये साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है जिससे हम मोस्टली कहते हैं कूल टेम्परेट क्लाइमेट। ये दो चीजें आप याद रखिएगा, ये पूछेंगे आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कहां पे है, ये अगर आप देखेंगे, दिस इज द इक्वेटोरियल रीजन एंड दिस इज द इक्वेटोरियल क्लाइमेट। यहां पे चाहे आप, लेट मी टेक अनदर कलर, ये वाला जो रीजन है, यहां पे आपका इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, ठीक है, 10 नॉर्थ से लेकर 10 साउथ तक। अब अगर इसके ऊपर आप जाते हो 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक, इसमें जो क्लाइमेटिक जोन्स बनते हैं, दोज आर बेसिकली 2 जोन्स, 3 जोन्स, ठीक है। एक तो आता है आपका बीच में आता है सूडान टाइप क्लाइमेट, ये आप सब पढ़ोगे वहां पे, सूडान टाइप क्लाइमेट, ओके। और यहां पे वेस्ट में आता है डेजर्ट टाइप, और ईस्ट में आता है, आपने पढ़ा होगा आई गेस, मूनसून क्लाइमेट, ठीक है, जिसमें क्या होता है वो आपको पता है, मूनसून के बारे में पता होगा आई थिंक। इस तरह से इसके ऊपर जब हम जाते हैं, यहां पे आपका आता है 30 से लेके 45 तक। अगर हम देखते हैं, इसमें भी आपके 3 रीजन्स बनते हैं। सबसे पहले यहां वाला रीजन जो है, दिस इज कॉल्ड ब्रिटिश क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप। बीच में आपका आता है जस्ट अबाउट दिस सूडान टाइप क्लाइमेट। सूडान टाइप क्लाइमेट में आपको फिर पढ़ाऊंगा मैं आपको, यहां पे आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आएंगे। ये थोड़ा सा हमें लगेगा अभी ना, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, क्योंकि जब मैं जिक्र करूंगा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स तो आपको वहां पे पता होगा, वहां पे ये सूडान टाइप मैंने बताया, सूडान टाइप क्लाइमेट। और यहां पे आप देखेंगे, दिस इज द ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। इसी तरह से बीच में अगर आप देखेंगे, दिस इज एक्चुअली टेम्परेट ग्रासलैंड्स यहां पे लोकेटेड है। यहां पे कहते हैं, उनको हम कहते हैं स्टीप्स, और इसलिए इनको कहते हैं स्टीप टाइप क्लाइमेट, स्टीपी क्लाइमेट या स्टीप टाइप क्लाइमेट, स्टीपी क्लाइमेट, STE, ये स्पेलिंग चेक कीजिएगा, STEEP है कि STEPP, स्टीपी क्लाइमेट। और इसके इस साइड में आप देखेंगे, दिस इज द चाइना टाइप क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट, मे बी इट इज इन NCERT ऑल्सो आई गेस, ठीक है। एंड यहां पे अगर आप देखेंगे, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे, देयर इज यहां पे भी आपका ब्रिटिश क्लाइमेट है, ये ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है। और यहां पे है वो क्लाइमेट जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं बीच में, जिसे हम कहते हैं साइबेरियन, या जिसे मैंने कहा था कूल टेम्परेट क्लाइमेट, कूल टेम्परेट क्लाइमेट। और ऊपर है आपका कोल्ड जोन, या कोल्ड जोन में जो है कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट। तो ये है आपका साइबेरियन या कूल टेम्परेट क्लाइमेट। समझ आ रहा है, दिस इज इन दिस 45 एंड 66 हाफ में जो लोकेटेड है ये बीच में। तो ये है आपका साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया, ये आई थिंक आप बोर मत हुए होंगे, लेकिन ये यहाँ पे टर्म्स आ गई थी, ये 2 टर्म्स, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि ऐसे यहाँ पे लिखूँ। साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड कूल टेम्परेट क्लाइमेट आपको समझ आ गया। इट ऑकर्स इन विच जोन, यहाँ पे जोन है, इट ऑकर्स इन विच जोन, दैट इज कॉल्ड कूल टेम्परेट जोन, क्योंकि इसी लैटिट्यूडल एक्सटेंट में ये पाया जाता है। एंड वहाँ पे मोस्ट ऑफ द रीजन में आपको क्या मिलेगा, सूडान टाइप क्लाइमेट, या जिसे हम कहते हैं कूल टेम्परेट जोन में जो क्लाइमेट है, कूल टेम्परेट क्लाइमेट। सो दैट इज इट। अब देखिए, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, ये आपको ज्योग्राफी में भी मुझे लगता है इंशाल्लाह पढ़ाएंगे अच्छे से, और वहाँ पे आपको ये कंसेप्ट सीखने के लिए काफ़ी सारे कंसेप्ट इसके लिए लगेंगे। आपको पता होना चाहिए आपके ट्रेड विंड्स क्या है, ठीक है, ट्रेड विंड्स आप पढ़ेंगे, वहाँ पे वेस्टर्लीज आप पढ़ेंगे, ईस्टर्लीज आप पढ़ेंगे, जेट स्ट्रीम्स, ठीक है, आप पढ़ेंगे, इन्हीं के रिलेटेड आप पढ़ेंगे, इन सब के रिलेटेड आप पढ़ेंगे कोरियोलिस फोर्स, या आपके लोकल विंड्स आएंगे, फिर ये मेन विंड्स आपके आएंगे, लोकल विंड्स आएंगे। इसी में आपको कॉन्टिनेंटल इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे मैरीटाइम इफेक्ट पढ़ेंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, अल नीनो, ला नीना, ये चीज़ें। जब ये सारी चीज़ें आप उस कोचिंग लियोंग में ज्योग्राफी में देखेंगे अच्छे से, तो अगर थोड़ा सा कहीं पे भी कंफ्यूजन हुआ होगा वो आपको वहाँ पे क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे सारा मैं वो नहीं पढ़ा सकता। दिस यू कैन से अंडरस्टैंड कि मुझे ज्योग्राफी के हिसाब से नहीं पढ़ाना है, मुझे बायोलॉजी के हिसाब से पढ़ाना है इसको, ठीक है, आई मीन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के हिसाब से पढ़ाना है। सो आई एडवाइस ऑल ऑफ यू कि आप वो GC लियोंग जो बुक है, अगर आपको ऑलरेडी मे बी सर ने अगर पढ़ाया होगा ये चीज़ें, तो आपको फिर समझ आई होंगी ऑलरेडी, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो फिर भी आप क्या कर सकते हैं, आप GC लियोंग वाली बुक में, उसमें वो क्लाइमेट का रीजन, क्लाइमेटिक टाइप्स पढ़ सकते हैं, या NCERT में भी आई गेस है ये, अगर वहाँ पे है तो वहीं पे आप पढ़ेंगे, ठीक है।
अब ये जो क्लाइमेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट या कूल टेम्परेट क्लाइमेट, अब इसके बारे में आपको बता देता हूं कि ये क्लाइमेट कैसा होता है। इस क्लाइमेट में कंडीशन ऐसी होती है कि विंटर जो होता है, विंटर बहुत ही हार्श होता है। विंटर्स जो होते हैं वो सीवियर होते हैं, सीवियर कोल्ड होते हैं, एंड लॉन्ग, लंबे विंटर्स होते हैं। ठीक है, लॉन्ग विंटर्स होते हैं। और इसमें जो सीवियरिटी होती है, बहुत ज्यादा सीवियर ये कब होते हैं, इसमें लगभग 6 मंथ्स तक ये बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं। समझ आ रहा है। फिर उसके बाद जो समर्स होते हैं वो तो 2 से लेकर 3 मंथ्स तक होते हैं। फिर जो 2 महीने बचते हैं वहां पे उतनी सीवियरिटी विंटर की नहीं होती, लेकिन लगभग 6 मंथ्स तक बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं कि वहां पे बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है। ये टेम्परेचर जा सकता है -30 डिग्री सेल्सियस टू -40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और यहाँ पे एक गौर करने वाली बात यह है कि जब मैंने आपको वो पढ़ाया था जिसे हम कहते हैं आई टॉट यू टंड्रा में मैंने आपको कहा था कि वहाँ पे एवरेज जो टंड्रा है ना, टंड्रा जो है वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि एवरेज जो टेम्परेचर होता है विंटर का जो होता है वो कहाँ तक जा सकता है, वो -34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और यहाँ पे जो टैगा है, टैगा में आपका टेम्परेचर बहुत बिलो हो सकता है। वर्ल्ड में सबसे कम टेम्परेचर तो अंटार्कटिका में पाया गया है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर किस साल में पाया गया, आई थिंक इट वाज इन 1983। अंटार्कटिका में लोवेस्ट टेम्परेचर आपका 1983 में पाया गया था, एंड दैट वाज -89.6 डिग्री सेल्सियस। समझेंगे कितना, बहुत ही कम। वो एक वहाँ पे एक रिसर्च स्टेशन है जहाँ पे वहाँ पे वो आइस कोर ड्रिलिंग या जहाँ पे वो मैग्नेटोमेट्री के बारे में पढ़ते हैं, मतलब उसके लिए रिसर्च करते हैं। क्या होता है वो डिफरेंट हो जाएगा अगर मैं उस पर जाऊँ। लेकिन वो जो है उस स्टेशन को क्या कहते हैं, दैट इज वॉस्टॉक स्टेशन, ये एक रिसर्च स्टेशन है, वहां पे अंटार्कटिका में एस्टैब्लिश किया गया है। वहां पे रिकॉर्डेड टेम्परेचर इन 1983 द लोवेस्ट टिल नाउ इज 89.6 डिग्री सेल्सियस। बट सेकंड अगर आप देखेंगे, सेकंड नंबर पे अगर आप देखेंगे, वो टंड्रा में नहीं आता है, वो टैगा में आता है। एंड इन टैगा इट वाज रिकॉर्डेड इन ए प्लेस दैट इज 2 जगहों पे बेसिकली। एक है जिसे हम कहते हैं वर्खोयांस्क, जो वर्खोयांस्क, एंड दूसरा है जिसे हम कहते हैं ओमियाकोन, ओइमाइकोन। एक मिनट में स्पेलिंग भूल गया इसका, एक मिनट। ओइमायाकोन एंड ओइमायाकोन। ठीक है, ये 2 टाउन्स हैं, ये 2 टाउन्स आसपास ही है, लगभग इनके दरमियान 629 किलोमीटर की दूरी है इनके दरमियान। यहां दोनों जगहों पे ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, दैट इज -67 I guess 67.7 डिग्री सेल्सियस। तो लोवेस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर इज, सेकंड लोवेस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर इज इन टैगा, जो कि अगर इनकी जो ये इसकी जो लोकेशन है इट इज 60 डिग्री नॉर्थ 113 डिग्री ईस्ट। अगर वो याद नहीं रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखेंगे, ये 2 रिकॉर्डेड लोवेस्ट टेम्परेचर्स ऑन दिस अर्थ। समझ आ रहा है। और आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए क्यों टैगा में, टैगा अगरचे पोलर रीजन में उतना नहीं है, टैगा में व्हाई देयर इज मोर डिक्रीज इन टेम्परेचर देन टंड्रा, व्हाई? इसमें मेन रीजन क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया अभी वो। तो ये आप समझेंगे क्यों टैगा में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है देन दैट ऑफ द टंड्रा अगर पोलर रीजन्स में लोकेटेड है। ठीक है, और ये जो है ना, ये वाला जो जिससे हम कहते हैं यहाँ पे ये जिससे हम कहते हैं वर्खोयांस्क, ये जो है इसमें हमने जून 2020 याद रखेंगे, जून 2020 दैट मींस रिसेंटली क्या हुआ है कि यहाँ पे 38 डिग्री तक समर टेम्परेचर देखा गया। अगरचे समर टेम्परेचर मैक्सिमम से यहाँ पे कितना जाता है 24 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, लेकिन यहाँ पे देखा गया था मैक्सिमम समर टेम्परेचर जो जाता है इस टैगा रीजन में, वो जाता है मैक्सिमम जाता है समर टेम्परेचर जो है वो जाता है अबाउट 24 डिग्री सेल्सियस तक। ये जनरली समर्स में समर शॉर्ट होते हैं, कुछ ही मंथ्स के लिए होते हैं, 2 to 3 मंथ्स के लिए होते हैं समर्स। ठीक है, और उसमें जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो -15 भी कहीं कहीं होता है, समर्स में भी -15 होता है टू 24 डिग्री सेल्सियस ये नॉर्मली होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो रीजन है जिसे हम कहते हैं वर्खोयांस्क, इसमें 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिसेंटली रिकॉर्ड किया गया। और इसका मतलब क्या है आप समझ सकते हैं कि ये जो रीजन है टंड्रा के बाद, ये जो टैगा रीजन है, टैगा रीजन में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर अगर आप किसी भी इकोसिस्टम में देखेंगे ना, दुनिया में किसी भी बायो में देखेंगे कि मिनिमम टेम्परेचर से लेके मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम तो समर में होगा,
मिनिमम तो विंटर में होगा, विंटर में मिनिमम कितना है, मैक्सिमम में कितना, समर में कितना मैक्सिमम है, इसके दरमियान एक रेंज है। सबसे ज्यादा रेंज जो टेम्परेचर का है वो हमें इसी बायोम में मिलता है। सो मैक्सिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर, मैक्सिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है दैट इज इन दिस बायोम, इन किस में, किस बायोम में, टैगा बायोम। समझ आ रहा है? इसी बायोम में मैक्सिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर है। और ये यहां पे जहां पे ये 38 डिग्री सेल्सियस देखा गया, दिस इज द मैक्सिमम हाई टेम्परेचर, और इसी जगह पे आपको मिनिमम टेम्परेचर भी देखा गया 67.7 डिग्री। आप इसको अगर सपरेट करेंगे, इन दोनों को देखेंगे आपस में रेंज कितना है, तो दुनिया में सबसे हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड इज इन दिस प्लेस ओनली, इन दिस प्लेस ओनली, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वर्खोयानस्क प्लेस, जो कि इसे कभी कभी ये कहते हैं साउथ पोल ऑफ कोल्ड। याद रखिएगा, सॉरी नॉर्थ पोल ऑफ कोल्ड, इसको हम कभी कहते हैं नॉर्थ पोल ऑफ कोल्ड, कि ये सर्दी का, जैसे हम कहते हैं ना नॉर्थ में बहुत ज्यादा सर्दी है, लेकिन ये ऐसे कहते हैं कि कोल्ड यहीं पे सबसे ज्यादा है, तो नॉर्थ पोल कोल्ड सर्दी का यही है। कभी आप इसको ऐसे भी कहते हैं। समझ आ रहा है? तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि इसमें समर्स जो है, समर शॉर्ट होते हैं, समर शॉर्ट होते हैं, समर्स में ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, इसमें -15 से लेकर 24 तक हो सकता है, ये तक यहाँ तक जा सकता है। लेकिन जब हम देखेंगे विंटर्स में बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है। लोवेस्ट टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड इसी रीजन में हुआ है, आफ्टर अंटार्कटिका रीजन, अंटार्कटिका में जो इससे ज़्यादा देखा गया था। और यहाँ पे टेम्परेचर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे एनुअल रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर भी इसी में आपको मिलेगा। टेम्परेचर के साथ नेक्स्ट क्लाइमेटिक वेरिएबल जो होता है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन की अगर आप बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि टंड्रा में हमें ज्यादा प्रेसिपिटेशन नहीं थी, वहां बहुत ही कम प्रेसिपिटेशन थी। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज्यादा है, वहां पे लेस देन 25 सेंटीमीटर तक होती थी, यहाँ पे आपका आता है 38 से लेके 85 सेंटीमीटर तक प्रेसिपिटेशन। ठीक है, और वहां पे देयर वॉज नो रेनफॉल, वहां पे टंड्रा में रेनफॉल नहीं था, लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे बहुत ही कम, वेरी लिटिल रेनफॉल होगी। और ये रेनफॉल कहां पे होगा, समर में होगा ये पर्टिकुलरली, और कहां पे होगा, यहां पे जहां पे भी कोस्टल रीजन्स होंगे, जो मिड कॉन्टिनेंटल रीजन्स होंगे, और वहां पे थोड़ा सा भी रेनफॉल नहीं होगा। एंड आपको ये पता होगी क्यों रेनफॉल होता है कॉन्टिनेंट्स में, मिड कॉन्टिनेंट्स में रेनफॉल क्यों नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। और यहां पे याद रखेंगे कि जो रेनफॉल होता है या जो प्रेसिपिटेशन जनरल होती है इस टैगा में प्रेसिपिटेशन जो होती है, प्रेसिपिटेशन इज यूनिफॉर्म, प्रेसिपिटेशन यूनिफॉर्म फॉर द ईयर, कि हर साल में किसी ना किसी, हर किसी मंथ में थोड़ा सा रेनफॉल होता ही होता है, थोड़ा सा रेनफॉल होता ही होता है। ठीक है, तो हर किसी मंथ में थोड़ा सा रेनफॉल होता ही होता है। और यहां पे आपके वायलेंट विंड्स, जैसे वहां पे टंड्रा में थे, यहां पे भी वायलेंट विंड्स होंगी, वायलेंट विंड्स ब्लो करेंगी, और यहां पे ब्लिजार्ड्स, वैसे ही ब्लिजार्ड्स होंगी, जो कि बेसिकली कहां पे होते हैं, कनाडा में। ओके, कनाडा, सेंट्रल कनाडा में मैंने कहा ना ये है। तो यहां पे अगर हम पर्माफ्रॉस्ट की बात करेंगे, पर्माफ्रॉस्ट यहां पे जनरली एब्सेंट होता है, जनरली एब्सेंट होता है, यहां पे पर्माफ्रॉस्ट अवेलेबल नहीं होता है ज्यादा। लेकिन कुछ एरियाज में, सम एरियाज में हैव इट, कुछ एरियाज में पर्माफ्रॉस्ट होता है, लेकिन बहुत ही कम एरियाज में होता है। और आपको यह पता होना चाहिए क्यों पर्माफ्रॉस्ट यहां पे नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आपके जो, जितना आप नॉर्थ की तरफ जाते हो, जितना आप हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाते हो, आपको ऑलरेडी पता है कि उतना समर्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे, यहां पे इक्वेटर 0 डिग्री, समर ऑलवेज थ्रू आउट द ईयर। चलिए ऊपर समर का जो नंबर ऑफ डेज फॉर समर दैट डिक्रीज, एंड फॉर विंटर अनदर सीजन कम्स दैट इज विंटर इंक्रीज होता है, या बाकी जो सीजन होते हैं कोल्ड सीजन वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसी तरह से यहां पे आपको पोल्स पे, समझ आ रहा है, यहां पे विंटर ही विंटर है। अब यहां पे देखिए, यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज आर इन समर। तो ये जो ऑलरेडी आप देखते हैं टंड्रा में आपके नंबर ऑफ डेज ऑफ समर्स आर लेसर देन दैट ऑफ टैगा, और वहां पे लॉन्ग समर्स थोड़े से होने की, यहां पे लॉन्ग समर्स थोड़े से होने की वजह से यहां पे जो है, यहां पे पर्माफ्रॉस्ट ज्यादा नहीं बनता है। ठीक है, पर्माफ्रॉस्ट उतना नहीं बनता है, और पर्माफ्रॉस्ट यहां पे कम होता है। इसके अलावा आपने पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, आई थिंक, जिन्हें हम कहते हैं फ्रंट्स, वार्म फ्रंट्स, कोल्ड फ्रंट्स, क्या होते हैं, लार्ज एयर मास जो होते हैं, हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर टाइप होते हैं। तो ये जो फ्रंट्स होते हैं, यहाँ पे फ्रंटल डिस्टर्बेंसेस पाए जाते हैं। फ्रंटल ये एक ऐसा लैटिट्यूड है जहां पे फ्रंटल डिस्टर्बेंसेस आर फाउंड। समझ आ रहा है? यहां पे जो आपके रिवर्स होते हैं, रिवर्स में
आपका जो रिवर्स होते हैं वो बहुत ही टाइम तक यहाँ पे फ्रोजन रहते हैं। इवन यहाँ पे हमारे आसपास भी रिवर्स फ्रोजन होते हैं, यहाँ वहाँ पे तो होते ही होंगे। तो जो रिवर्स होते हैं फ्रोजन रहते हैं। ठीक है, यूरोप में एक रिवर है जिसे हम कहते हैं वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर, ये रिवर आपने पढ़ा होगा, दिस इज द लार्जेस्ट रिवर इन यूरोप। लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट नहीं है, इट इज एक्चुअली लॉन्गेस्ट। ओके, लॉन्गेस्ट रिवर जो यूरोप का है, इन यूरोप, या नॉट इन यूरोप, इट इज इन रशिया आई थिंक। या आप ये कंफर्म कीजिएगा, रिवर्स जो ये वोल्गा रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है ये। आई थिंक इट इज इन, इट पासेस थ्रू द रशिया, इट इज लॉन्गेस्ट रिवर इन रशिया। प्लीज कंफर्म दिस। ओके, रशिया। इसमें लगभग 300 कितने दिन होते हैं इस ईयर में। इसमें क्या होता है कि इसमें 150 डेज तक रिवर जो है वो फ्रोजन ही रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रोजन रहता है। और यहाँ पे समर जब आते हैं तो समर्स में जो थोड़ी सी वहाँ पे स्नो वगैरह होता है वो मेल्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे वेटलैंड्स भी क्रिएट हो जाते हैं, है ना। जब पानी जमा हो जाएगा, जब थोड़े डिप्रेशन में पानी वानी जमा होता है, तो वेटलैंड्स लाइक लेक्स, बॉग्स वगैरह वो यहाँ पे बनते हैं। तो वेटलैंड्स आर फाउंड, वेटलैंड्स कैन बी फाउंड, जो कि क्रिएट हो जाते हैं समर की गर्मी से। ठीक है, अब ये अगर आपको समझ आ गया, दैट फिनिशेस द क्लाइमेट। क्लाइमेट के बाद हम देखते हैं इसमें सॉइल्स कैसे होती हैं। देखिए, सॉइल जो होती है इसमें आपको पता होना चाहिए कि यहां की सॉइल्स जो होती हैं उनको हम कहते हैं पॉडजॉल्स। पॉडजॉइल्स, पॉडजॉइल्स जो होते हैं ये बहुत ही एसिडिक लेस फर्टाइल सॉइल्स होती हैं। लेकिन ये पॉडजॉइल्स बनते कैसे हैं, इनमें एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं पॉडजोलाइजेशन। पॉडजोलाइजेशन है ये, या पॉडजोलाइजेशन आप देखेंगे। तो ये जो है ये प्रोसेस, इसमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि यहां पे जब ये सॉइल बनती है, याद रखेगा एसिडिटी इसकी कैसे होती है कि ये सपोज दिस इज अ ट्री, यहां पे कुछ सॉइल्स बनती है, तो सॉइल्स है, ये ऐसी सॉइल्स होती है जहां पे आपको पता है कि एल्युमिनियम एंड आयरन जो होते हैं, एल्युमिनियम एंड आयरन, दीज आर कैटायंस। कैटायंस मीन्स दीज आर पॉजिटिव आयंस। ठीक है, ये पॉजिटिव आयंस होती हैं। ये पॉजिटिव आयंस क्या करती हैं, ये लीच हो जाती हैं विथ वाटर। ये कहां पे जाती हैं, ये लोअर हॉरिजन में जाती हैं। ठीक है, आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे इलिवेशन एंड इलिविएशन, इलिवेटेड सॉइल एंड इलिविएटेड सॉइल। तो ये नीचे जाती हैं, दीज आर अनअवेलेबल, दीज कैटायंस, ये जो है ये बेसिक होते हैं, ये बेसिक होते हैं, अल्कलाइन। दैट मीन्स कि ये एसिडिटी को कम कर सकते थे, लेकिन ये जो है ये लीच हो जाते हैं टुवर्ड्स द लोअर पोर्शन। ये अकेले ही लीच नहीं होते हैं, यहां पे जो ऑर्गेनिक मैटर जमा होता है प्लांट्स का, ऑर्गेनिक मैटर, उसको भी ये साथ लेते हैं, नीचे लीच हो जाते हैं उनके साथ ही, टुगेदर ये लीच हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनो मिनरल कॉम्प्लेक्सेस, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनो मिनरल कॉम्प्लेक्सेस, ऑर्गेनो मिनरल कॉम्प्लेक्सेस। तो बेसिक जो भी है एल्युमिनियम एंड आयरन कैटायंस हैं, जो कि वहां पे होने चाहिए थे एसिडिटी को बफर करने के लिए, मतलब एसिडिटी को खत्म करने के लिए। तो वहां पे बेसिक कैटायंस अलॉन्ग विद ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे जो भी होता है उसको नीचे ले जाते हैं अपने साथ ही, ऑर्गेनिक मैटर जो कि थोड़ा सा डिकम्पोज होता जा रहा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, अगर ऑर्गेनिक मैटर नीचे चला गया तो आपको ऑर्गेनिक मैटर है ही, तो फर्टाइल सॉइल्स नहीं होंगी। और यहाँ पे बेसिक मटेरियल नीचे आ गया तो यहाँ पे एसिडिक मटेरियल रहता है। बेसिकली यहाँ पे क्या रहता है ऊपर, दैट इज SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड यहाँ पे ऊपर रहता है, सिलिका। ठीक है, ये ऊपर रहता है, इट इज एसिडिक। कई सारे ऐसे बुक्स लिखती हैं कि the acidity of this podzol is because of the needles of the pine, but it has been recently proved that this is wrong. Pine needles do not contribute too much. कई सारे टीचर्स से भी आप सुनोगे कि पाइन नीडल्स सच, दीज आर द रीजन फॉर द पॉडजोलाइजेशन। पाइन नीडल्स जो होते हैं तो उसी की वजह से होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पॉडजोलाइजेशन इज दिस प्रोसेस की जिसमें ये नीचे जाता है, और यहाँ पे एसिडिटी पाइन नीडल्स से उतनी नहीं होती है जितना इस वजह से होती है कि यहाँ पे एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड जो होते हैं, आयरन के साथ जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो नीचे जाता है। तो बेसिक मटेरियल नीचे गया, ऊपर एसिडिक सिलिकॉन डाइऑक्साइड रहता है, तो दैट ब्रिंग्स द एसिडिटी इन द सॉइल। आल्सो पाइन जो नीडल्स होते हैं ये टू सम एक्सटेंट ये भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू द एसिडिटी, क्योंकि ये जो होते हैं इनमें ऊपर से वैक्सी लेयर होती है, और ये जो ऑल टुगेदर जो पाइन नीडल्स होते हैं, पाइन जो हमारे आसपास याइडकोलासन, उनके जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं, ऐसे पत्ते होते हैं ना, मतलब नीडल लाइक होते हैं, तो वो पत्ते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, जो उनके लीव्स होते हैं, ठीक है, सुई जैसे होते हैं, दोस आर एसिडिक इन नेचर, एंड दैट एसिडिटी जो उनकी है वो भी पाइन नीडल्स आल्सो कंट्रीब्यूट टू एसिडिटी। समझ आ रहा है? डियर फ्रेंड्स, प्लीज करेक्ट दिस थिंग हियर। यहाँ पे ये है ना, ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास, दिस इज नॉट ब्रिटिश क्लाइमेट हियर, इट इज एक्चुअली मेडिटेरेनियन टाइप।
Mediterranean type of climate. Okay. So, my dear friends, now we are going to study about the flora and fauna in this ecosystem. तो अब बात होगी यहाँ पे किस किस्म के आपको प्लांट्स मिलेंगे और किस किस्म के आपको एनिमल्स मिलेंगे. सो लेट मी राइट इट हियर, फ्लोरा एंड फाना. ठीक है. अब सबसे पहले हम प्लांट्स की जिक्र करेंगे. दैट इज वी विल स्टडी अबाउट द फ्लोरा ऑफ दिस इकोसिस्टम, अबाउट द फ्लोरा ऑफ बोरियल फॉरेस्ट्स, यहाँ जिन्हें हम कहते हैं टैगा. देखिए यहाँ पे आपको पता है कि ना ही क्लाइमेट उतना फेवरेबल है, ना ही यहाँ पे सॉइल की कंडीशंस उतनी अच्छी हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइप्स ऑफ प्लांट्स मिल सकते हैं. तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, चाहे प्लांट्स हों या इन पे रहने वाले फिर एनिमल्स हों, वो दोनों ही यहाँ पे बहुत ही लेस डाइवर्स होंगे. यहाँ पे कुछ ही स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आपको मिलेंगे, अबाउट 20 से थोड़े कुछ ज़्यादा स्पीशीज प्लांट्स के मिलेंगे. और यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखेंगे तो जो छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, जैसे आपके ग्रासेस हैं, आपके हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, आपके लाइकन्स हैं, मॉसेस हैं, वो ज़्यादा यहाँ नहीं स्टेबल रहेंगे, तो वो यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं. यहाँ पे कुछ खास किस्म के ट्रीज़ ही होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्डी होते हैं, जो कि इस कोल्ड एनवायरनमेंट और इन एसिडिक सॉइल्स के लिए सूटेबल रहते हैं. और उनमें क्या क्या आते हैं, उनको हम कहते हैं कॉनिफर्स. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, कॉनिफर्स. अगरचे ग्रास श्रब्स वगैरह वो भी मिलेंगे, लेकिन वो बहुत ही कम होंगे, वो बहुत ही कम होंगे. यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज होंगे जिनको हम क्या कहते हैं, कॉनिफर्स. ये यहाँ के क्लाइमेट और सॉइल के लिए अडाप्टेड है. अब कॉनिफर्स जो होते हैं, रिमेंबर दीज आर व्हाट आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स. ये जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं. आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, कुछ बड़े बड़े ट्रीज जो होते हैं, कुछ उनमें होते हैं जिम्नोस्पर्म्स, कुछ होते हैं एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स होते हैं फ्लावरिंग, ठीक है, जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं. जिम्नोस्पर्म्स नहीं करते हैं. ठीक है, बस यहाँ पे आपको नहीं जाना, बस इतना याद रखें कि जिम्नोस्पर्म्स यहाँ पे पाए जाते हैं. और ये कॉनिफर्स जो इनमें यहाँ पे पाए जाते हैं, इसमें कुछ कॉनिफर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनको हम कहते हैं दोज आर एवरग्रीन. दोज आर मोस्ट और एवरग्रीन, मोस्ट और एवरग्रीन. और कुछ ही उनमें है, बेसिकली एक ही स्पीशी आपको याद रखना है, दैट इज डेसिडुअस. डेसिडुअस. अब क्या है एवरग्रीन एंड डेसिडुअस? देखिए अगर कहीं पे फॉरेस्ट है, सपोज ये एक एरिया है, यहाँ पे फॉरेस्ट है, ये एक ट्री है, दूसरा ट्री, तीसरा ट्री, इसके भी कुछ लीव्स हैं, इसके भी कुछ लीव्स हैं, इसके भी कुछ लीव्स हैं. ठीक है, ये एक फॉरेस्ट है. सपोज अगर ऐसा कुछ होता है कि यहाँ पे हम देखते हैं इस फॉरेस्ट को, हमें यहाँ पे एक ऐसा सीज़न आता है जिसमें पानी की किल्लत हो जाती है, दैट इज़ ड्राई स्पेल आ जाता है. तो यहाँ पे प्लांट्स की स्ट्रेटजी ये होगी कि लीव्स को शेड करें ताकि हम ट्रांसपायरेशन से बच जाएं. हमारा ऑलरेडी आसपास वाटर अवेलेबल नहीं है, तो ट्रांसपायरेशन अगर होगा तो हमें वाटर की किल्लत होगी, स्ट्रेस होगी. इसलिए जहाँ पे ड्राई स्पेल होता है जनरली वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे ड्राई स्पेल ऑफ सीजन जब वहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो अपने लीव्स शेड कर देते हैं. और जहाँ पे ये लीव्स सारे एक साथ शेड किए जाते हैं, उन ट्रीज को हम कहते हैं दोज आर कॉल्ड डेसिडुअस ट्रीज. दोज आर कॉल्ड डेसिडुअस ट्रीज. तो ये ट्रीज जो हैं, दोज जिम्नोस्पर्मिक ट्रीज, दीज आर कॉनिफर्स. ओके, तो डेसिडुअस ट्रीज जो होते हैं वो शेड करते हैं अपने लीव्स एक साथ. बेसिकली ये यहाँ पे ऑटम सीजन में शेड किए जाते हैं, जैसे यहाँ पे होता है. पहले वो हो जाते हैं येलोविश हो जाते हैं लीव्स, फिर गिर जाते हैं सारे. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डेसिडुअस ट्रीज. और ऐसे भी कुछ ट्रीज होते हैं कई जगहों पे. सपोज ये अगर यहाँ पे हम करेंगे बात दो जगहों पे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस बोरियल फॉरेस्ट की करेंगे या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रीजन में आपको मैं पढ़ाऊंगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स. ये है आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स. वहाँ पे भी लीव्स हैं, ठीक है, वहाँ पे भी लीव्स हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में. और यहाँ पे जब हम बात करेंगे यहाँ पे बोरियल फॉरेस्ट्स में, यहाँ पे भी आपके फॉरेस्ट कुछ ऐसे होते हैं, यहाँ पे ट्रीज कुछ ऐसे होते हैं. ठीक है, और यहाँ पे भी आपको इन लीव्स पे नीडल लाइक लीव्स, इन ब्रांचेस पे नीडल लाइक लीव्स होते हैं. लेट मी टेक दिस कलर, एक मिनट है ना, ऐसे होते हैं लीव्स इन पे, नीडल लाइक लीव्स, नीडल लाइक लीव्स, नीडल लाइक लीव्स. ठीक है, तो यहाँ पे भी जो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो यहाँ पे यहाँ पे बोरियल फॉरेस्ट में जो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं वो भी क्या करते हैं. और यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी जो भी एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, ये सारे अपने लीव्स एक साथ शेड नहीं करते. तो जब हम किसी भी टाइम पे, चाहे यहाँ पे बोरियल फॉरेस्ट को देखें या आप ट्रॉपिकल रीजन में या टेम्परेट रीजन में इवन देखेंगे, किसको, एवरग्रीन फॉरेस्ट को देखेंगे, तो बोरियल फॉरेस्ट में एवरग्रीन ट्रीज को देखें या एवरग्रीन फॉरेस्ट देखिए ट्रॉपिकल रीजन में या टेम्परेट रीजन में, आपको लगेगा कि ये लीव्स शेड करते ही नहीं है, क्योंकि एक साथ ये सारे लीव्स शेड नहीं कर रहे हैं. रिमेंबर, एवरी ट्री हैज टू शेड इट्स लीव्स. यहाँ पे ये लीफ है, क्या यहाँ जिंदगी भर इसी के ऊपर रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है. इट हैज टू शेड.
लेकिन जब हम सारे यहाँ पे देखेंगे, ये सारे एक साथ ही अपने लीव्स शेड नहीं करेगा ये ट्री। आज ये वाला लीव शेड करता है, कल ये वाला, परसों ये वाला, जब तक ये वाला शेड करेगा तब तक और लीव्स आते हैं। तो ओवरऑल हम देखते हैं ये ट्री जो है ये एवरग्रीन रहता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एवरग्रीन ट्री। और ये एवरग्रीन ट्री कहाँ कहाँ पे होता है? ये वहां पे होता है जहां पे पानी की किल्लत ना हो। यहाँ पे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स हैं, यहाँ पे पानी की किल्लत नहीं है, ट्रॉपिकल रीजन में कंटिन्यूस रेन्स होते हैं, तो ये ट्रीज शेड करना नहीं चाहेंगे। ये कहाँ चाहेंगे? क्योंकि लीव्स शेड करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि लीव्स से फोटोसिंथेसिस होता है, लाइट भी है, सनलाइट भी है, सॉइल भी अच्छी है, वाटर भी अवेलेबल है, तो क्यों ये शेड करेंगे लीव्स? ट्रांसपायरेशन होने दो जितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कहीं पे ड्राई स्पेल आ रहा है तो वहाँ पे कोशिश करेंगे नहीं, ट्रांसपायरेशन बचाने के लिए हमें लीव्स को शेड करना चाहिए। या अभी देखिए यहाँ पे कोल्ड वेदर जब आ जाता है, जब ड्राई स्पेल होता है तो उस वक्त लीव्स को शेड करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अलग ही किस्सा है इसमें, जिम्नोस्पर्म्स में ट्रीज, ये एवरग्रीन कुछ ट्रीज का होना, इसमें अलग ही एक मैकेनिज्म है, अलग ही एक रीजन है इसका। रीजन ये नहीं है कि पानी की किल्लत है, पानी ये क्या कहते हैं कि मैं इसलिए शेड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल है। नहीं, पानी की किल्लत यहाँ पे भी होती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि यहाँ पे लिक्विड वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है, यहाँ पे स्नो की फॉर्म में ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होती है, रेन्स उतने नहीं होते। लेकिन फिर ये क्यों शेड नहीं करते हैं अपने लीव्स? इसलिए नहीं ये शेड करते हैं क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पे जो ग्रोइंग सीजन है वो 2 से 3 मंथ्स का मैक्सिमम है, और अगर प्लांट अपने लीव्स शेड कर रहा है, फिर जब दोबारा समर आने लगेगा, ग्रोइंग सीजन आने लगेगा, 1-2 महीने तो इसको अब नए पत्ते बनाने में ही लगेंगे। तो ये सोचता है जब तक मैं नए पत्ते बनाऊंगा, अल्लाह ताला ने कैसा मैकेनिज्म रखा है कि तुम्हें नए पत्ते नहीं बनाने, तुम हमेशा के लिए रखो अपने पास ही पत्ते, लेकिन तुम कुछ ऐसी स्ट्रेटजी करो कि तुम्हें वाटर कंजर्व हो जाए और तुम इस कोल्ड में, इस स्नो में अपने आप को प्रिजर्व कर सकते हो, अपने आप को बचाओ, ठीक है। चूंकि तुम्हारा ग्रोइंग सीजन शॉर्ट है तो इसलिए तुम अपने पत्ते वहीं रखो, ग्रीन ही रखो। हाँ, अगर तुम और कुछ करना चाहते हो वो करो, कोई स्ट्रैटेजी इस खतरनाक क्लाइमेट में बचने के लिए, चाहे पानी की किल्लत हो, चाहे धूप, चाहे स्नो हो, चाहे ज़्यादा कोल्ड हो, तो इसीलिए इसमें कुछ अडाप्टेशन आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ पे कुछ कंडीशंस देते हैं, वहाँ पे आपको देंगे फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे देंगे फॉर एग्जाम्पल आपको साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। आपको देंगे, वहाँ पे लिखा होगा पॉट्सवाइल्स, वहाँ पे लिखा होगा फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कुछ ट्रीज लिखे होंगे, ट्रीज के नाम लिखे होंगे, जैसे एवरग्रीन ट्रीज में इसमें आता है, यहाँ पे जो हमें यहाँ भी कश्मीर में भी मिलता है, पाइन है, ठीक है। इसी तरह से फिर है, स्प्रूस है, ठीक है। इसी तरह से सिडार है। ये जो है ये एवरग्रीन है, ये अपने लीव्स शेड नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे एक ही प्लांट आप याद रखेंगे जो कि अपने लीव्स शेड करता है, जो यहाँ पे पाया जाता है, दैट इज लार्ज शेड करता है, इट इज अ डिसिडुअस, ये वाला शेड करता है। अब अगर ये शेड नहीं करते हैं तो इनको एडाप्टेशन होनी चाहिए, कोई ना कोई एडाप्टेशन होनी चाहिए इस कंडीशन में रहने के लिए, ठीक है। एक पॉइंट और, एक प्लांट को याद रखेगा, यहाँ पे एक बहुत ही बड़े बड़े प्लांट्स जो होते हैं, वो एक खास किस्म के प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं रेडवुड ट्रीज, जिनको सिकोया कहते हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो रेडवुड ट्री है उसको हम क्या कहते हैं? घेंट, GIANT, घेंट सिकोया। ये टॉलेस्ट प्लांट है, ठीक है, टॉलेस्ट प्लांट है, ये यहीं पे पाया जाता है, इन्हीं फॉरेस्ट्स में पाया जाता है। बेसिकली ये आपका कैलिफोर्निया में पाया जाता है। कहाँ पे? कैलिफोर्निया, USA में। तो वो आप याद रखना चाहें तो ठीक है। अब इसकी एडाप्टेशन इन ट्रीज की क्या होगी? यहाँ पे देखिए, सबसे पहली एडाप्टेशन है, इनको स्नो से बचना है, तो सबसे पहली एडाप्टेशन होती है कि इनकी जो बनावट होती है वो ऐसी होती है कि जैसे हम मकान का छत बनाते हैं, ऐसे होता है। समझ आ रहा है? बर्फ गिरने वाली है तो सीधे से वो नीचे जाएगी। एक तो ये एडाप्टेशन इनमें होती है। दूसरा ये एडाप्टेशन होता है, ये ब्रांचेस जो होते हैं, एक तो ये पहले ही कोन शेप्ड है, खुद भी कोन शेप्ड है, प्लांट की कोन शेप होती है, ठीक है। दूसरी ये एडाप्टेशन है कि इनमें जो ब्रांचेस है वो ड्रूपिंग होते हैं, वो नीचे की तरफ होते हैं, ड्रूपिंग ब्रांचेस, ठीक है। तीसरी एडाप्टेशन ये होती है, यहां पे जो लीव्स होते हैं वो ड्रूपिंग भी होते हैं, और उनमें एक खास चीज होता है, वो नीडल शेप्ड होते हैं, नीडल शेप्ड, सुई जैसे होते हैं। ये है इसके लीव्स। समझ आ रहा है? कंसंट्रेट कीजिएगा मेहरबानी करके। ये लीव्स जो है इनमें नीडल शेप्ड है, नीडल शेप्ड। क्यों है नीडल शेप्ड? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस पे ज्यादा स्नो वहां पे नहीं रहेगा। दूसरा ये है कि ये जो लीव्स हैं इनके बीच में से स्नो नीचे गिर सकता है। दूसरा ये है, अगर ये ऐसे लीफ है, इसके ऊपर तो कलेक्ट होगा, बजाय इसके थ्रू पास ऑन हो जाएगा स्नो, ये ज्यादा देर तक इस पे नहीं टिकेगा।
और ये भी है कि यहाँ पे कोल्ड विंड्स जो वेरी वायलेंट विंड्स जो यहाँ पे ब्लो करते हैं, ब्लिजार्ड से बुरान है, तो अगर ये लीफ है तो आपको समझ आना चाहिए कि इट विल प्रोवाइड मोर रेजिस्टेंस टू द विंड, सच टाइप ऑफ विंड, और इस तरह से सारे पेड़ को रूट से उखाड़ सकते हैं वो विंड्स। तो अल्लाह ताला ने क्या निज़ाम रखा है माशाल्लाह, उन्होंने यहाँ पे जो लीव्स रखे हैं उनके थ्रू ये विंड पास ऑन हो सकती है, क्योंकि सुई है ये बहुत ही पतले हैं, ये तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे उस एयर के लिए, ठीक है। इसलिए हम जब यहाँ जाते हैं, जंगल में जाते हैं कभी यहाँ कश्मीर में, तो जब वो हवा होती है ना, तो जो यहाँ पे पाइन के जो दरख्त होते हैं, एक अच्छा सा वो म्यूज़िक जैसा बजता है उनके, ऐसे होता है, ठीक है। तो वो है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पोर्स, द एरियाज थ्रू विच द एयर विल पास ऑन, तो इसलिए विंड से ये बचते हैं। अब और एक यहाँ पे ये अडाप्टेशन अल्लाह ताला ने इनको रखी है कि इतना क्लियर हो गया, आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज कि यहाँ पे ये जो लीव्स होते हैं, ये लीफ है, लीफ के ऊपर कवरिंग होती है किसकी, वैक्स की कवरिंग होती है, वैक्सी कवरिंग होती है। और ये क्या करता है, इस वैक्सी कवरिंग से क्या होता है कि लीफ के अंदर जो टेम्परेचर है वो प्रिजर्व रहता है, क्योंकि बाहर कोल्ड है तो इजीली बाय डिफ्यूजन हीट कैन बी लॉस्ट, तो इसलिए थोड़ा सा भी जो भी टेम्परेचर अंदर से मेंटेन रखना है फॉर एंजाइमेटिक एक्शंस, वो मेंटेन किया जाता है बाय दिस वैक्सी कवरिंग। और वैक्सी कवरिंग जो है, इससे एक और फायदा ये होता है, नॉर्मल प्लांट्स में जिनमें वैक्सी कवरिंग नहीं होती है, ये लीफ है, लीफ के अंदर आपकी मीजोफिल सेल है, ठीक है, मीजोफिल सेल के अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका क्लोरोफिल जमा है इन द फॉर्म ऑफ, वो वहां पे फोटोसिस्टम बना देता है, ऐसे याद रखें। वहां पे एक खास स्ट्रक्चर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसे हम कहते हैं फोटोसिस्टम 1 एंड 2। इसमें फोटोसिस्टम 2 मेनली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फोटोसिस्टम 2 ये फोटोसिंथेसिस के लिए लगता है। नॉर्मल प्लांट में क्या होता है कि रेड एंड ब्लू लाइट जो है, ये बहुत ही बेनिफिशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, यही सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करा देते हैं। और इसमें भी नॉर्मल प्लांट्स में रेड लाइट जो है ये ज्यादा बेनिफिशियल रहती है, जिसमें ये क्यूटिकुलर का वैक्सी कवरिंग नहीं है। क्योंकि ब्लू लाइट जो इनमें है, ये देखा गया है, ब्लू लाइट जो होती है इसमें मोर एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और ये इस फोटोसिस्टम 2 जो है इसको इनहिबिट कर देती है। इसे कहते हैं फोटो इनहिबिशन, की इससे फोटोसिंथेसिस बराबर नहीं होती है, जिसका फोटो जितनी होनी चाहिए थी, इनहिबिशन, या इसे हम कहते हैं फोटो डैमेज करती है, फोटो डैमेज। इसमें आप जब हम नेट वगैरह के लिए पढ़ाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे हमें क्लोरोफिल वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्लोरोफिल क्वेंचिंग का कंसेप्ट आता है, क्लोरोफिल क्वेंचिंग का कंसेप्ट आता है, वो छोड़िए, वो आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन यहां पे कंसेप्ट क्या सीखना है कि इसको ब्लू लाइट में एक्सेस एनर्जी होने की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि ब्लू लाइट हैज लेस वेवलेंथ, मोर फ्रीक्वेंसी देन रेड लाइट, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी है, एक्सेस एनर्जी की होने की वजह से ये फोटो सिस्टम को इनहिबिट करता है, जिस फोटो इनहिबिशन और फोटो डैमेज कर देता है। ऑलटुगेदर हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस उतना अच्छे से नहीं होता है बाकी प्लांट्स में, लेकिन यहाँ पे बाकी प्लांट्स में बेस्ट फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस इन रेड लाइट। लेकिन यहाँ पे जो है ये वैक्सी कवरिंग जो है, ये बोलती है बेटा कोई नहीं, मैं थोड़ी सी एनर्जी आपकी जो एक्स्ट्रा थी ना वहाँ पे, उसको मैं एब्जॉर्ब कर देती हूँ, एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देती हूँ, ये खत्म हो जाती है। तो ब्लू लाइट जो है ये इसमें अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर सकती है। दैट मीन्स हियर द फोटोसिंथेसिस विल ऑकर बेस्ट इन विच लाइट, ब्लू लाइट। बाकी प्लांट्स क्या होता है, किस लाइट में, रेड लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस सकता है। इतना क्लियर है, आई थिंक दिस मच इज एनफ फॉर यू। और इसके बाद हम अब आएंगे, मुझे लगता है, ऑन द एनिमल्स। अब देखते हैं एनिमल्स क्या यहाँ पे पाए जाते हैं, दैट इज फौना। लेट मी राइट इट हियर। अब देखिए एनिमल्स क्या पाए जाते हैं, मैं नंबर वगैरह बताऊंगा कितना है, वो याद नहीं रखना। लगभग 85 स्पीशीज मैमल्स के यहाँ पे पाए जाते हैं, नंबर याद नहीं रखना, ओके। मैमल्स पाए जाते हैं, ये ऐसे में आपकी नॉलेज के लिए ऐसे बता रहा हूँ। 300 स्पीशीज आपके बर्ड्स के मिलते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसी तरह से लगभग 130 स्पीशीज मिलते हैं फिश के, जो आसपास वो ओशन वाटर वगैरह हैं, फिश। इसी तरह से 32,000 स्पीशीज मिलते हैं आपके इंसेक्ट्स के। डोंट रिमेंबर द नंबर्स, लेकिन इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये बर्ड्स एंड मैमल जो यहाँ पे हैं, थोड़ा सा इनके बारे में याद रखें, स्पेशली मैमल्स के बारे में। मैमल्स के बारे में याद रखेंगे कि यहाँ पे जो मैमल्स होंगे वही वो फर वाले मैमल्स होंगे। तो आपका वुल्फ होता है, यहाँ पे वुल्फ होता है, लाइनेक्स होता है, ठीक है, ये कार्निवोर्स है, ठीक है, बियर है, हापुच जिसे हम कहते हैं कश्मीर में। अच्छा, रेड फॉक्स है, ये यहाँ पे भी मिलता है, ये जनरली ये सारे यहाँ पे भी मिलते हैं। रेड फॉक्स है, पॉर्क्यूपाइन भी यहाँ पे भी मिलता है, पॉर्क्यूपाइन जो होता है इसके
इसके वो पॉइंटेड फेदर्स होते हैं। और ये क्या करता है, ये आप देखना यूट्यूब पे चेक करना, एक वीडियो बड़ा अच्छा लगेगा, आप लिखना टाइगर वर्सेस पॉर्क्यूपाइन। पॉर्क्यूपाइन बहुत छोटा होगा, देखना टाइगर के साथ वो कैसे फाइट करेगा। इसमें जो इसके जो वो होते हैं पॉइजनस, इसकी जो फर जो होता है ना, उसमें जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। अच्छा, इसी तरह से स्क्वेरल है। स्क्वेरल तो आप सबको पता है, इजंट इट? अगर आपको कहीं पे इनमें डाउट होगा तो आप मेहरबानी करके गूगल सर्च कीजिएगा, 1 मिनट। वैसे ये आप सबको पता ही होगा। अच्छा, एम्फीबियंस जैसे को आपकी उसमें शंकरायस में दिया है, एक है हाइला, दूसरा है राना। हाइला जो है इट इज ट्री फ्रॉग, ओके, ट्री फ्रॉग। राना जो है यह है हमारी कॉमन फ्रॉग, जो आसपास हम मेंढक देखते हैं, वही कॉमन फ्रॉग है ये। तो हो गया ये। इसके बाद बर्ड्स के बारे में एक दो बर्ड्स अगर याद रखना चाहिए, बर्ड्स के बारे में, सर्फ स्कूटर, SURF, सर्फ स्कूटर। इसी तरह से आप याद रखना चाहें तो वाइट विंगड स्कूटर, ठीक है, स्कूटर याद रखेगा, ये स्नो में स्कूटर चल रहा है उसी से याद रखना, वो बर्ड आ रहा है। अच्छा, बफल हेड, बस इसके अलावा मत याद रखो, ठीक है। या एक और रखो, स्प्रूस ग्राउस, SPRUC, स्प्रूस, GROUSE, ग्राउस। बस ये बोर्ड 4-5 याद रखो। हो गया ये आपके फाना जो इसमें आते हैं। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस बायोम इज, अबाउट दिस इकोसिस्टम इज ह्यूमन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ओके, ह्यूमन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। क्या है ह्यूमन रिलेटेड एस्पेक्ट्स यहां पे, ठीक है। तो जैसा कि सारे फॉरेस्ट्स यूज होते हैं किसके लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स के लिए, तो इसी तरह से यहां पे भी ये किसके लिए लगेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लगेंगे, ठीक है। तो यहां पे जो फॉरेस्ट्स होते हैं, यहां पे जो वुड होती है, इसे हम कहते हैं सॉफ्ट वुड। क्या कहते हैं, द वुड फाउंड हियर दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट वुड, इसे कहते हैं सॉफ्ट वुड। एज ये जो वुड है इसका यूज कहां पे होता है, जो यहां से वुड का मटेरियल निकलता है जिसे हम कहते हैं वुड पल्प, ये एक रॉ मटेरियल यहां से निकलता है जिसको यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, ठीक है। यहां की जो सॉफ्टवुड टिम्बर है, ये लकड़ी है, इससे जो वुड पल्प ऑब्टेन किया जाता है वो किस में यूज किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। और यहां पे पेपर जो है इसी से बनता है। एंड ये जो फॉरेस्ट्स हैं, ये जो बोरियल फॉरेस्ट्स हैं, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि अभी इनको उतना यूटिलाइज नहीं किया गया है। एंड दिस मीन्स दे आर प्रोवाइडिंग, दे कैन प्रोवाइड ए ह्यूज बेनिफिट इन द फ्यूचर, दे कैन प्रोवाइड ह्यूज इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर। और जिन कंट्रीज के पास ये अभी है उनके पास ये बहुत ही बड़ा सोना है। कनाडा में 32% वुड पल्प वही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ठीक है, कनाडा में सबसे ज़्यादा, उसके बाद USA में। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि चलो ये याद ही रखेंगे, कनाडा जो है यह है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वुड पल्प एंड पेपर। आप किसी बुक पे या कहीं पे किसी जगह पे सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो, क्या है कि वो USA का बताएंगे, लेकिन आप अच्छे से कंफर्म जब करेंगे, वुड पल्प जो है, वुड पल्प एंड इवन क्या जो इसमें होता है न्यूज़ प्रिंट पेपर, बड़ा वाला पेपर जो प्रिंट करते हैं, न्यूज़ प्रिंट पेपर, दोनों में ये लीडिंग है। कनाडा लीड करती है, लीड्स इन बोथ। एंड सेकंड नंबर पे कौन है, USA, ठीक है, USA मींस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। समझ आ गया इतना। अच्छा, इसके बाद ये आपको याद रखना है कि वहां पे जैसे यहां पे भी जो ये लकड़ी वगैरह काटते हैं उनको क्या कहते हैं, दोज आर कॉल्ड लंबरजैक्स। एंड लकड़ी काटने को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड लंबरिंग। तो लंबरिंग के लिए क्या लगते हैं, लंबरजैक्स। लेकिन आजकल वहां लंबरजैक्स नहीं, जैसे यहां पे आ गई वो मशीन हाथ से काटने वाली, ठीक है, जो 50 लंबरजैक कर सकते हैं वो एक ही आदमी करेगा, जिसको लकड़ी काटने के लिए वो मशीन होगी साथ में। दैट मीन्स लंबरजैक्स के बजाय अब वहां पे भी क्या रिप्लेस कर रहे हैं, मशीन्स आर रिप्लेसिंग देयर। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वहां पे लकड़ी का यूज होता है। इन फॉरेस्ट से जो प्लांट मटेरियल में से जो लकड़ी निकाली जाती है उसका यूज होता है। अब पेपर ही खाली नहीं है, इस सॉफ्टवुड को फर्नीचर में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, फर्नीचर हो, चाहे आपके उनके खिलौने बनाने हो, या इवन वहां पे एक सामान को पैक करने के लिए, कहीं भेजने के लिए जो बॉक्स वगैरह बनाने हो, बॉक्सेस वगैरह बनाने के लिए, ये सारी चीजें
इससे बना सकते हैं। और जो लकड़ी निकलती है उससे जो रॉ मटेरियल उससे जो फर्दर बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ठीक है, लकड़ी काट के जो भी उसका मटेरियल निकला फिर उसमें जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसको फर्दर ट्रीट करके वहां से कुछ मटेरियल फर्दर यूजफुल मटेरियल निकाला जाता है। जैसे पेंट्स निकाले जाते हैं, वार्निशेस निकाले जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेंट एंड वार्निश? एक जैसे नहीं है, ठीक है। वार्निश डाइज आपके, इसी तरह से कॉस्मेटिक्स आएंगे, या इसी तरह से रेयन टर्पेंटाइन आता है, या जिसे हम रेयन कहते हैं डायरेक्टली, ठीक है, रेयन। इसी तरह से लिक्विड अल्कोहल, लिक्विड रेजिन्स जिन्हें कहते हैं, या हाँ लिक्विड रेजिन्स एंड वुड अल्कोहल, ठीक है, रेजिन्स, वुड अल्कोहल, और कई सारे ऐसे यूज किए बनाए जाते हैं। अब देखिए वार्निश जो होता है ये क्या होता है, ये एक सरफेस को चमकने के लिए वो एक मटेरियल डाला जाता है, ठीक है, वो थिन फिल्म होती है। पेंट तो आपको पता ही है, डाइस तो पता ही है, कॉस्मेटिक पता है, रेयन जो है ये आपको पता है, ये कपड़े में लगता है, ये सेलुलोज का बना होता है, ये सेमी सिंथेटिक होता है, ठीक है, इसको सेमी सिंथेटिक कहते हैं। इस तरह से जैसे नायलॉन है वो कंप्लीटली सिंथेटिक है, ये जो है ये सेमी सिंथेटिक होता है, इसमें फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है कपड़ा बनाने के लिए। तो अच्छा, लिक्विड रेजिन्स जो होते हैं ये एडहेसिव लगते हैं, एडहेसिव के लिए लगते हैं, चिपकाने के लिए। और इवन लिक्विड रेजिन्स जो होते हैं इन्हीं से ये वार्निशेस भी बनाए जाते हैं। वुड अल्कोहल आपका ये यूज होता है आई थिंक, हाँ ये पेस्टिसाइड्स में यूज होता है, ठीक है, पेस्टिसाइड्स में। अच्छा, इसी तरह से एंटी फ्रीज में यूज होता है, ठीक है, ये चीज़ें इसमें यूज होते हैं। या इवन पेंट को थिन करने के लिए, पेंट में हम डालते हैं ना ऊपर से, वो फिर उसमें मोटा होता है, उसे कहते हैं पेंट थिनर, वो भी यही वुड अल्कोहल उसी ही कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका जो लकड़ी से फायदा मिलने वाला, ठीक है, टिम्बर वगैरह से फायदा मिलने वाला। लेकिन अब एनिमल्स का क्या, ये कुछ करते हैं यूज की नहीं करते, और कौन से एनिमल्स को यूज करते हैं? तो एनिमल्स की अगर हम बात करेंगे, वहां पे जो एनिमल्स फार प्रोड्यूस करते हैं उनको टारगेट किया जाता है, क्योंकि वहां पे सर्दी और फार की जरूरत है। तो फार एनिमल्स को टारगेट किया जाता है, उनको पकड़ा जाता है, जिसे हम कहते हैं ट्रैपिंग एंड हंटिंग की जाती है। ट्रैपिंग एंड हंटिंग, समझ आ रहा है? ट्रैपिंग एंड हंटिंग की जाती है इनकी, जिनमें आपको याद रखना है, एक है मस्करात, ये कुछ बताऊंगा मैं, याद रखिएगा, मस्करात। और है जिसे हम कहते हैं सिल्वर फॉक्स, ठीक है। और है जिसे हम कहते हैं मिंक। ये कुछ छोटे छोटे एनिमल्स हैं जिनसे फार निकाला जाता है, मार के उनकी खाल वाल से वो फार निकाला जाता है, अल्लाह ताला रहम करे। मिंक, और है एरमाइन, ठीक है। ये देखिए ये चीज़ें वहाँ पे यूज़ की जाती है। इवन इनको पाला जाता है, और इनसे फिर किस लिए पाला जाता है? ताकि इनसे फार ऑब्टेन करें, जिसे कहते हैं फर फार्म्स एस्टैब्लिश किए गए हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब इतना क्लियर हो गया, क्या वहाँ पे फायदा ही फायदा है, क्या टैगा में कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, तो वहाँ पे हम देखेंगे प्रॉब्लम्स क्या है, टैगा की प्रॉब्लम्स हैं क्या, वहीं पे कोई प्रॉब्लम है क्या? देखा, एक तो पहले ही आप सबको पता है कि जो टैगा है, मैंने आपको कहा बहुत ही बड़े फॉरेस्ट हैं, ये एक लार्जेस्ट बायोम है ये हमारे पास। तो वहाँ पे वो जो ट्रीज हैं, दोज ग्रेट नंबर ऑफ ट्रीज आर एक्टिंग एक्चुअली ए कार्बन सिंक, ए ह्यूज कार्बन सिंक। वहाँ हमारा जो एटमॉस्फेयर में हम कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी जो गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो ग्रीन हाउस गैस है, पर्टिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, दैट दे आर एक्चुअली कार्बन सिंक। लेकिन अगर आप चाहे नेचुरली फॉरेस्ट फायर्स की वजह से या ह्यूमन की वजह से ये कट किए जाएंगे, तो अल्टीमेटली वो जो उनमें कार्बन बंद है, एक तो उनका नंबर कम हो जाएगा, दैट मीन्स दे विल बी नॉट एक्टिंग एज अ ग्रेटर कार्बन सिंक, तो ज्यादा कार्बन वो अपने आप में नहीं समेटेंगे। दूसरा, अगर हम उनको निकालते हैं, काटते हैं, जलाते हैं, तो अल्टीमेटली उनका यूज हो जाएगा। यूज होने से अल्टीमेटली उनमें जो कार्बन ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड है वो कार्बन बाहर निकलेगा, एंड दैट विल कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग। सो एक टाइम पे जब ये हमारे सामने अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड सिंक एक्ट करते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन विल बी दैट कार्बन डाइऑक्साइड सोर्स एक्ट कर सकते हैं, और ये हमारे लिए डैमेजिंग है, जो हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि वहां पे जो लंबरिंग हो रही है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, मशीन्स की आने की वजह से अब तो रूथलेसली बड़े लंबर किए जाएंगे, किसके लिए, मतलब लंबरिंग हो रही होगी इसलिए, फॉर ऑब्टेनिंग द टिम्बर एंड अदर प्रोडक्ट्स। अच्छा, वहां पे एक खास चीज किया जाता है जिसे हम कहते हैं प्लांटेशन फॉरेस्ट्री। व्हाट इज दिस प्लांटेशन फॉरेस्ट्री?
देखिए अगर यहाँ पे एक फॉरेस्ट है, रिमेंबर जल्दी मैं बताऊंगा, अगर यहाँ पे एक फॉरेस्ट है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एक नेचुरल फॉरेस्ट में एक ही टाइप के ट्रीज नहीं होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के ट्रीज होते हैं, ये डिफरेंट दीज आर डिफरेंट ट्रीज, डिफरेंट स्पीशीज, एक नेचुरली जहाँ पे ये फॉरेस्ट होगा। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने यहाँ पे डिफरेंट ट्रीज इसलिए रखे हैं, सुभान अल्लाह, कि यहाँ पे अगर बाहर से कोई भी डिस्टर्बेंस आती है, फॉर एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ पैथोजन, कोई बैक्टीरिया इन पे लग जाता है या कुछ भी, ठीक है, तो इनमें इम्यूनिटी होती है। अगर ये वाला खत्म हो जाएगा, हो सकता है इस वाले में इम्यूनिटी हो इस बैक्टीरिया के खिलाफ, हो सकता है इस वाले में हो, तो ये सारे खत्म नहीं हो जाएंगे। इनमें वेरिएशन जो है, ये वेरिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर स्टेबिलिटी, समझ आ रहा है। अब यहां पे देखेंगे ये इन सबको डैमेज नहीं करेगा, कुछ तो बचेंगे, फ्यू टाइप्स तो बचेंगे ही बचेंगे, समझ आ रहा है। लेकिन प्लांटेशन फॉरेस्ट्री में क्या किया जाता है, यहां पे सेम टाइप के ट्रीज, एक ही मोस्टली एक ही स्पीशी के या रिलेटेड स्पीशी के, स्पेशली मोस्टली एक ही स्पीशी के ट्रीज को एक जगह पे कल्टीवेट किया जाता है फॉर देयर बेनिफिट्स, लाइक द चाहे वुड पल्प निकालना हो या बाकी बेनिफिट्स करने हो। अब खुद बताइए, यहाँ पे अगर कोई फॉरेन पैथोजन आता है तो इसमें उतनी इम्यूनिटी नहीं है, सभी एक साथ फिनिश, ठीक है, ऑल पेरिश। तो आप समझ सकते हैं कि स्टेबिलिटी इस इकोसिस्टम की जहां जहां पे भी उन्होंने प्लांटेशन फॉरेस्ट्री की है, जहां पे भी की जा रही है, तो वो बहुत ही नुकसानदेह है। ये एक प्रॉब्लम है वहां की। एंड ये है कि आप ये प्लांटेशन फॉरेस्ट, दीज आर मैनेज्ड फॉरेस्ट्स, ओके, दीज आर मैनेज्ड फॉरेस्ट्स। एंड इसके अलावा वहां पे अगर हम देखेंगे, आप ये भी समझ सकते हैं कि वहां पे ऑयल एंड गैस रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो वहां पे हो रही है, और वहां पे जो माइनिंग एक्टिविटीज़ और हो रही हैं, माइनिंग एक्टिविटीज़, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, माइनिंग एक्टिविटीज़ जो भी इसके रिलेटेड हो रही हैं, तो वो भी वहां पे डैमेज कर सकती हैं इकोसिस्टम को इन द फॉर्म ऑफ कि उसमें भी आपको फ्यूल की ज़रूरत है। चाहे आप माइनिंग करोगे तो आपको फ्यूल चाहिए, आपको वहाँ से जो चीज़ें निकाल रहे हो उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्यूल चाहिए, एंड दैट यू हैव टू बर्न द फॉसिल फ्यूल्स, दैट विल कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग एंड काफ़ी सारी चीज़ें। तो इसका मतलब है कि, और वहाँ पे इनकी डेप्लीशन भी हो सकती है आगे, जो ये हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, चाहे ऑयल हो या गैस हो, या तो इस तरह से वहाँ पे नुकसान है। और इवन हंटिंग जो की जा रही है, रूथलेस हंटिंग और फॉर ये भी एक हमारे लिए एक चैलेंज है कि वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कम है, उस बायोडाइवर्सिटी में जो वहाँ पे कुछ बचे कुचे जो भी किस्म के एनिमल्स हैं, स्पेशली फार बियरिंग एनिमल्स, उनको ज़्यादा हंट किया जाता है, तो दैट कैन लीड टू देयर एक्सटिंक्शन। सो दिस इज ऑल्सो अ ग्रेव कंसर्न बिफोर अस। एंड ऑल्सो वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स भी कई जगहों पे बनाए गए हैं, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स से क्या नुकसान होता है, आप प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, आपको पता होना चाहिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होता है, अगर ये वाटर बॉडी है, ये चल रही है, ठीक है, यहाँ पे हमने इसमें बंद बना दिया, हमने यहाँ पे डैम बना दिया फॉर एग्जांपल, तो नॉर्मल केस में जब ये वाटर बॉडी चल रही थी तो इसमें जो भी हैवी मेटल्स या टॉक्सिन्स होते थे वो अल्टीमेटली जाते थे तो समंदर में जाते थे, बट बहुत बड़ी वाटर बॉडी में जाते थे जहाँ पे उनका इफेक्ट उतना नहीं होता था, ठीक है। अल्टीमेटली वो यहाँ पे दुनिया में ज़्यादा ओशंस है ना, तो ओशंस में जाने से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे जब ये टॉक्सिन्स जो है हैवी मेटल्स, चाहे आपके मरकरी हो, लेड हो, एर्सेनिक हो, ठीक है, ये सारे जब यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे इस वाटर बॉडी में, तो इस वाटर बॉडी में जो भी एनिमल्स होंगे, स्पेशली फिश जो होंगे, उनको बहुत ज़्यादा डैमेज करेंगे। इट विल कॉज हैवी मेटल पॉइजनिंग इन द फिश, स्पेशली मरकरी पॉइजनिंग कई जगहों पे देखी गई है वहाँ पे भी, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी डेट्रीमेंटल फॉर द एक्वेटिक फाना। तो ये रहे आपके जिससे हम कहते हैं टैगा बायोम। तो अब स्ट्रैटेजी क्या होगी वो आप सबको वो सेम ही अगर एग्ज़ाम में आता है, वैसे आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इतने अंदर से नहीं आते हैं जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, तो लेकिन अगर आएंगे कभी ऐसे क्वेश्चंस तो आप खुद उसको इंशाल्लाह आंसर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट बायोम पे इसके बाद आ रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड, जो कि टेम्परेट बायोम में है, टेम्परेट फॉरेस्ट बाकी जो भी हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करेंगे। एंड देखिए ये जो आप पढ़ रहे हैं, मेहरबानी करके अगर आप अभी इसके रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको कहा कि जीसी लियोंग जो है, प्लीज़ उसमें जो क्लाइमेट के रिलेटेड है, या इवन अगर एनसीईआरटी में है जिसमें आपके चाइना टाइप क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप, मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट, यही लरेशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये सारे जो क्लाइमेट टाइप्स हैं वो अगर आप पढ़ के रखोगे तो वो आगे भी हमें यूज़ होगा, ठीक है, कॉन्टिनेंट के। सो थोड़ा सा इसमें ये जीसी लियोंग अगर एनसीईआरटी पे है,
ठीक है। अगर एनसीईआरटी पे है तो मेहरबानी करके वहाँ से भी पढ़िए, क्लाइमेटोलॉजी कहीं से भी पढ़िए, लेकिन थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, ये आपके आगे आने वाले बायोमस के लिए इंपॉर्टेंट। और बायोमस माना जाता है इकोलॉजी का सबसे ज़्यादा टफ टॉपिक, बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट, क्योंकि इसमें इसको टीचर्स छेड़ते नहीं है इसको। मैं थोड़ा सा इसीलिए बता रहा हूँ, आप पढ़ेंगे ये क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे। अब अगर मैं इसको पढ़ाने जाऊँ तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा। वैसे मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा थोड़ा सा बताने की, लेकिन अगर आपको ये अगर फिर कन्फ्यूजन हुआ, ज़्यादा ही कन्फ्यूजन, तो मुझे बताइएगा, फिर मैं इस पे आ जाऊँगा, थोड़ा सा इसमें बताऊँगा, फिर मैं उसी हिसाब से बताऊँगा। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस बायोम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ज़रूर और ज़रूर आता ही आता है क्वेश्चन, आपके प्री में भी और मेन्स में भी आ सकता है, मेन्स में भी आता है। दिस इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।